So, hello everyone. So, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. So, आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, that is again a very very interesting chapter, right? That is the audit of automated environment. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है. पता नहीं क्यों काफ़ी बच्चों को क्यों इतना टफ लगता है ये चैप्टर. एक नया इंजर्शन है सी इंटर के सिलेबस के अंदर. रैदर मैं कहूंगा सी इंटर के अंदर भी एक नया इंजर्शन है, सी फाइनल के अंदर भी एक नया इंजर्शन है. कुछ टॉपिक्स दोनों जगह कॉमन है और कुछ टॉपिक्स में डिफरेंसेस है, राइट. पहले क्या था, जब पुराना सिलेबस हुआ करता था कि पुराने सिलेबस में देयर वाज ऑडिट ऑफ CIS, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अब वो ऑडिट ऑफ CIS को हटा करके आ गया है, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आ गया है इन द न्यू करिकुलम फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स. तो देखना बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक है. ध्यान से आप सुनना और बिलीव मी कुछ टाइम के अंदर आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा. तो देखना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो सबसे पहली चीज, अगर हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे कंपनीज कंप्यूटर का यूज करती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे कंपनीज क्या करती है, कंप्यूटर्स का यूज करती है. दे यूज 1 or 2 कंप्यूटर्स, दे यूज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस देयर ऑपरेशंस, राइट. अकाउंटिंग के लिए यूज करती है, बिजनेस चलाने के लिए यूज करती है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है. तो एंटरप्राइजेस क्या कर रही है, कंपनीज क्या कर रही है, मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, अपने बिजनेस अकाउंटिंग के लिए, अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए. तो ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्ट लेट अस हैव अ क्लोज लुक एट द डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. An automated environment basically refers to a business enterprise in business environment. An automated environment basically refers to a business environment where the process, operations, accounting and even the decisions are carried out by using computer systems. तो एक ऐसा business environment जहां पे process, operations, accounting और यहां तक कि decision making भी कैसे लिया जाता है, computer systems की मदद से लिया जाता है. जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर इज ए परफेक्ट एग्जांपल जहां पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अपने को देखने को मिलता है. आज की तारीख में जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, राइट, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, हर जगह अपने को ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है. बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल लेकर समझते हैं पूरी चीज को कि बैंकिंग कंपनी के अंदर आप किस तरीके से देखते हो कि हाउ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑपरेट्स देयर. फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकों की बात करें तो आज के जमाने पे क्या होता है यार, आप सबको पता है कि आप सबका बैंक अकाउंट है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है. अब देखो यार कितना मजेदार तरीके से सारी की सारी चीजें ऑपरेट कर रही होती हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस से आपके अकाउंट में आज 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज यू हैव, ठीक है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है. अब आप सपोज जाते हो डेबिट कार्ड लेकर एटीएम में जाते हो और एटीएम में जाकर 10,000 रुपए विड्रॉ करते हो, ठीक है. तो जैसे ही आप 10,000 रुपीज विड्रॉ करते हो, इंस्टेंटली क्या हो जाता है, सबसे पहले तो वो आपसे ओटीपी मांगता है, मतलब यू नो दे चेक योर सिक्योरिटी. आप वहां पिन एंटर करते हो. अब तो वो लोग ओटीपी बेस्ड सिस्टम लाने वाले हैं कि साथ में आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी जाएगा. तो आपने पिन एंटर कर दिया, आपने ओटीपी एंटर कर दिया और उसके बाद आपने क्या कर लिया, कैश निकाल लिया. अब मजे की बात ये होती है कि सर वो कैश आता है, वहां से आप कैश की गिनती पूरी भी नहीं करते हो, उससे पहले आपके पास मैसेज आ जाता है बैंक से कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं. और यहां पे उनका बिजनेस प्रोसेस देखो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए थे, आपने 10,000 रुपए जैसे ही डेबिट करा, इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो कितना बैलेंस दिखाने लगता है, 90,000 रुपीज दिखाने लगता है, ठीक है. तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके अकाउंट में क्या होता है सर, 90,000 रुपीज दिखाने लगता है. और बैंक के भी जितने सिस्टम्स हैं, बैंक के भी जितने सिस्टम्स हैं, हर जगह वो चीज अपडेट हो जाती है कि आपका जो बैलेंस है वो 90,000 रुपीज है. अब सोच के देखो ये क्या है, ये कंप्लीटली एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम हो रहा है. क्या ये चीज मैन्युअली हो रही है, क्या मैन्युअली एक बंदा बैठा है जो वहां पे कैलकुलेशन कर रहा है, अच्छा सानिध्य सराफ आया, उसने बैंक से 10,000 रुपए निकाले, उसके अकाउंट से 10,000 रुपए माइनस करना है. सोचो अगर ये काम मैन्युअली होता तो क्या होता. एंड जस्ट इमेजिन कि आपको क्या लगता है उस पार्टिकुलर मोमेंट के अंदर क्या सिर्फ सानिध्य सराफ पैसा निकाल रहा है बैंक से, पता नहीं कितने हजारों लाखों कस्टमर्स हैं जो उसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर पैसे निकाल रहे हैं. कोई 10,000 रुपए निकाल रहा है, कोई 20,000 रुपए निकाल रहा है, कोई 50,000 रुपए निकाल रहा है. उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर लोग पैसे निकाल रहे हैं. और आप सोच के देखो हर किसी का विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अकाउंट में करेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है कि हाँ भैया तुम्हारा इतना बैलेंस बाकी है. सिर्फ पैसा निकाल नहीं रहे,
एट ए साइमल्टेनियस पॉइंट ऑफ टाइम हजारों लोग पैसे निकाल रहे हैं, हजारों लोग पैसे डाल रहे हैं, कुछ लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ लोग IMPS कर रहे हैं। और सोच के देखो जितने हजारों लाखों लोग हैं, हर किसी के अकाउंट में इंस्टेंटली सेकंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका पैसा इतना कम हो गया, आपका पैसा इतना ऐड हो गया। मतलब यार अभी मैंने सुबह कुछ 2-3 लाख रुपए ट्रांसफर करे अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में, और इंस्टेंटली 10 सेकेंड्स के अंदर करंट अकाउंट से भी 3 लाख का बैलेंस कट गया और सेविंग्स अकाउंट में भी 3 लाख का बैलेंस ऐड हो गया। सो दैट हाउ फास्ट इट ऑपरेट्स। इंसानों से तो नहीं हो सकता, मैनुअली तो नहीं हो सकता। तो क्या कर रखा है उन्होंने, कंप्यूटर सिस्टम सेट कर रखा है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सेट कर रखा है, जहां पे सारे के सारे बिजनेस ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। सब कुछ सर्वर में सेट है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें लिंक्ड हैं। जैसे ही एक बंदा पैसा डालेगा तुरंत उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, तुरंत ब्रांचेस को पता चल जाएगा, तुरंत हेड ऑफिस में पता चल जाएगा, मतलब हाथों हाथ जैसे ही पैसा निकलेगा हर जगह इंटीमेशन चला जाएगा। यहां तक कि सपोज लेट अस से आज की तारीख में आप बैंक लोन्स लेने जाते हो, तो अगर आप बैंक लोन लेने जाते हो, आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी उस बैंक के साथ खुला है, वो बैंक वाला क्या करेगा पता, सीधा आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। अब वो सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है तो वो भी कैसे किया जाता है, कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है, बिकॉज वहां पे पूरा क्राइटेरिया सेट है कि वो देख लेंगे कि आपका कितना बैलेंस है, आपका कितना ट्रांजैक्शन यूसेज है, आपने कितने कितने लोन्स लिए हैं पहले, आपका क्या डिफॉल्ट रेट है। और सोच के देखो विद इन सेकेंड्स आपको वो सिविल स्कोर जनरेट करके दे देगा, ओके दिस इज योर सिविल स्कोर, एंड बेस्ड ऑन द सिविल स्कोर द बैंक कैन डिसाइड कि लोन देना है कि नहीं देना है, और अगर लोन देना है तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है कि कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। यानी कि यहां तक कि डिसीजन मेकिंग्स भी क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में भी आप देखोगे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का यूज हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज हो रहा है। उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके क्या कर लिया, आपका सिविल स्कोर कैलकुलेट कर लिया और अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, उन्होंने डिसीजंस ले लिए कि आपको लोन देना है कि नहीं। तो हर चीज उस तरीके से हो रहा है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि आज के टाइम पे आप पेटीएम से लेटर से कि कुछ परचेजिंग करते हो, तो पेटीएम में भी क्या है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। आपने मूवी टिकट बुक करा, तो आपने जैसे ही मूवी टिकट बुक करा तो तुरंत आपके अकाउंट में टिकट आ गया। तुरंत जो भी सिनेमा है, आपने लेटर से पीवीआर से टिकट बुक करा, आपने इनॉक्स से टिकट बुक करा, तुरंत उनके सिस्टम में अपडेट चला गया कि सानिध्य सर आपने ये फलाना टिकट बुक करा है, 2 टिकट्स बुक करे हैं, तुरंत आपको पता चल गया, तुरंत आपके मेल में आ गया, तुरंत आपके बैंक से पैसे कट गए। तो सोचो सारी की सारी चीजें किस तरीके से इंटीग्रेटेड है, हाउ द थिंग्स आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस हर स्टेप में कंप्यूटर्स की मदद ले रही है आज की तारीख में, जहां पे प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, जहां पे अकाउंटिंग भी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, जहां पे डिसीजन मेकिंग भी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। दैट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना मेंटर, आपको पता है यहां भी हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जानना चाहोगे कि हम लोग अपना मेंटर के अंदर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? ये जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं ना, मतलब आपको समझ आएगा, काफी सारे टॉपिक खत्म हो गए चैप्टर के, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का यूसेज करते हैं। पहले जब यूसेज नहीं किया था तो क्या तकलीफ आई थी, अब जब यूसेज कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट मिला है अपने को। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको, और पूरा का पूरा एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस एग्जांपल से। तो जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको मैं बताता हूं, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ना सीए फाइनल के अंदर संजीवनी कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। तो संजीवनी कोर्स क्या है, एक कोर्स है जिसके अंदर पूरा का पूरा ऑडिट लॉ 25 घंटे में कंप्लीट हो सकता है अच्छे से। 25 घंटे के अंदर मेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, लास्ट मिनट का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक लो प्राइस कोर्स है, करीबन 1500-2000 रुपए के आसपास फीस होगी, 25 घंटे का कोर्स है। तो हमने लॉन्च करा था ऑडिट लॉ का। अब हमने जितना एक्सपेक्टेशन किया था ना कि जितना रिस्पॉन्स आएगा, उससे 5 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया। अब होता क्या है कि हर एक बच्चा जब क्लास परचेज करता है उसको क्लासेस का लिंक देना पड़ता है, उसको बुक्स डिस्पैच करने पड़ते हैं, उसको एक्टिवेशन कीज देनी होती है, काफी सारा काम होता है। सबसे बड़ा जो एक बर्डनसम काम होता है वो होता है कि हर एक बच्चे को मेल करना पड़ता है, हर एक बच्चे को एक्टिवेशन की देनी होती है। तो तब तक क्या होता था कि मैनुअली हम लोग हर बच्चे को मेल किया करते थे, मैनुअली हर बच्चे को एक्टिवेशन की दिया करते थे, और दिन में 10-12 ऑर्डर्स हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है मैनेज। लेकिन जैसे ही हमने संजीवनी कोर्स लॉन्च करा, पता चला अरे यार 5 दिन के अंदर 1000 ऑर्डर्स आ गए। अब भाई मैनुअली तो सबको 10-12 ऑर्डर्स प्रोसेस करने की आदत है, ज्यादा से ज्यादा कितना ऑर्डर्स प्रोसेस कर देंगे, 50-60, 50-60 बाय डूइंग ओवर टाइम। लेकिन ऑर्डर्स कितने आ गए, 1000 आ गए 5 दिन के अंदर। तो अब पता चला कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सबको कीज नहीं जा पा रही। एक क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया, मतलब बच्चों को बोलना पड़े यार भाई बहुत ऑर्डर्स आ गए हैं, वेट करो थोड़ा सा, आपको टाइम टाइम लगेगा। और पता चला कि 20-20 दिन बाद बच्चों को कीज मिला, 20 दिन बाद बच्चों को मेल्स मिला, ऐसा हाल हो गया।
तो हम लोगों ने रियलाइज करा यार यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती है कि यार हम लोग मैनुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं और जैसे ही पीक आता है तो वो मैनुअल सिस्टम फेल हो जाता है। तो हमने बोला यार लेट अस मूव टुवर्ड्स एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। फिर हमने क्या किया, हमने अपने आईटी टीम से बात करी। अपने आईटी टीम के साथ बात करके हमने क्या किया, अपने वेबसाइट से अब हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एक्टिवेशन कीज दिया जाता है, हमारे वेबसाइट से हमने दोनों को क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लिया तो क्या होता है कि अब जैसे ही स्टूडेंट परचेज करता है, फॉर एग्जांपल अब बच्चे ने जैसे संजीवनी कोर्स का ऑर्डर दिया, तो अब मैनुअली किसी को कुछ नहीं करना, मैनुअली सिर्फ किताबें पैक होनी है, दैट्स इट। मैनुअली किसी को कुछ नहीं करना, ठीक है। मैनुअली सिर्फ फिजिकल बुक्स पैक होगा। लेकिन काफी बच्चे तो ई बुक परचेज करते हैं, ई बुक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, तो काफी बच्चे ई बुक ऑप्शन भी परचेज कर लेते हैं, दैट वी डोंट नीड द फिजिकल बुक्स। तो अब क्या होता है, जैसे ही बच्चा वेबसाइट में जाता है और जैसे ही संजीवनी कोर्स का ऑर्डर देता है, तो तुरंत वो सब चीज ऑटोमेटेड है। जैसे ही उसने ऑर्डर किया 10 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है वेबसाइट से, आईटी वालों ने इंटीग्रेट कर दिया है। अब क्या हो गया कि बच्चे को 10 सेकंड के अंदर मेल मिल जाता है इमीडिएटली, डियर सर यू हैव ऑर्डर फ्रॉम अपना मेंटर एंड थैंक्स फॉर द ऑर्डर, योर एक्टिवेशन की फॉर द ऑर्डर इज दिस, योर गूगल ड्राइव लिंक फॉर द ऑर्डर इज दिस, योर ई बुक लिंक फॉर द ऑर्डर इज दिस। तो आप सोच के देखो यार कि पिछली बार जो इतना क्राइसिस वाला सिचुएशन हो गया था, इतना ज्यादा टाइम लग गया था, इतना ज्यादा टाइम लग गया था। अब जैसे ही हम लोगों ने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट किया, मैनुअल एरर्स के सारे काम खत्म हो गए। पहले तो यहाँ मैनुअल एरर्स भी होते थे, इतना सारा ऑर्डर का प्रेशर, पता चला कि ऑडिट का ऑर्डर आया, लॉ का की दे दिया, ऑडिट का ऑर्डर आया, लॉ के गूगल ड्राइव लिंक दे दिए। लेकिन अब तो सब कुछ कंप्यूटर में सेट हो गया ना। तो अब क्या हो गया, ऑडिट का ऑर्डर आ रहा है तो ऑडिट का ही किया जा रहा है, लॉ का ऑर्डर आ रहा है तो लॉ का ही जा रहा है, और इंस्टेंटली जा रहा है, एकदम विद इन नो टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जा रहा है, फास्ट जा रहा है। जो क्लरिकल एरर्स के सारे चांसेस थे वो खत्म हो गए, बिकॉज हमारा सारा का सारा बिजनेस ऑपरेशंस क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। So all those benefits were actually derived when we come to an automated environment. So that is what is called an automated environment, and these are the features of an automated environment, or you call that this, you can say that these are the benefits that a business organization derives when it implements an automated environment. समझ आया? तो देखना, अब देखना आपको automated environment भी एकदम समझ आ जाएगा, features भी एकदम समझ आ जाएंगे। तो meaning of automated environment क्या था? An automated environment basically refers to a business environment where the processes, operations, accounting, and even decisions are carried out by using the computer systems, also known as the information systems or information technology systems. And nowadays it is very common to see computer systems being used in every type of business. आज के जमाने में computers का usage तो normally हर business में दिखता ही दिखता है। Examples: banking transactions are carried out using ATM. How tickets can be purchased using apps on mobile phones, etc. की फीचर्स क्या क्या हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के। अब एग्जांपल्स आप रिकलेक्ट कर पाओगे, सारा का सारा पॉइंट एग्जांपल से रिकलेक्ट कर पाओगे। इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, जैसे बैंक में आप देखते हो कितना फास्ट ऑपरेशन होता है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपना मेंटर का एग्जांपल दिया कि जैसे ही हमने ऑटोमेशन ले आए हम, तो कितना फास्ट बिजनेस ऑपरेशन हुआ वहां पे। एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्या होगा, सब कुछ कैलकुलेट होगा। एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, पहले क्या हुआ था कि वो जब संजीवनी का इतना बल्क में ऑर्डर आया था तो हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट आ गया, चाहे 5000 ऑर्डर आ जाए, 10,000 ऑर्डर आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी कैन प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं ऑटोमेट कर दूं। अगर मैं मैनुअल बेसिस में काम करूंगा तो मेरे को लिमिट करना पड़ेगा कि नहीं भाई, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 1000 ऑर्डर्स। वैसे ही बैंक में होता है, कितने सारे कस्टमर्स एक साथ ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं, बट स्टिल दे कैन ट्रांजैक्ट। इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस, तो क्या होता है कि जितने भी अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस होता है उनके बीच एक प्रॉपर इंटीग्रेशन बन जाता है, जैसा अगेन हमने एग्जांपल लेकर डिस्कस करा। बेटर सिक्योरिटी, बेटर कंट्रोल्स, मैनुअली तो एक पॉसिबिलिटी थी, अगर मैनुअल सिस्टम होता तो एक पॉसिबिलिटी थी कि कोई अपने रिश्तेदार को भी गूगल ड्राइव लिंक दे देता, एक्टिवेशन की दे देता, पैसे अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेता। लेकिन अब जैसे ही ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट हो गया, अब क्या हो गया है, अब ये हो गया कि सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, कंट्रोल्स अच्छी हो गई है, मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है। जब बच्चा पेमेंट करेगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा सिस्टम किस बच्चे ने पेमेंट करा है, कौन से कोर्स का पेमेंट करा है, और तब क्या कर रहा है, वो कीज जनरेट करके दे रहा है ना। तो बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स के चांसेस नहीं है। पहले क्या होता था, इतना जब ऑर्डर आया तो पता चला कि ऑडिट वाला बच्चा कंप्लेन कर रहा है मेरे को लॉ का की मिल गया, लॉ वाला बच्चा कंप्लेन कर रहा है ऑडिट का की मिल गया। होता है ना यार, इंसान गलतियों का पुतला है। बट जैसे ही ऑटोमेट कर दिया वो गलतियां होनी बंद हो गई। प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अब एक बेनिफिट और क्या होता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, और कनेक्टिंग एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, राइट।
तो ये सारे क्या हैं, की फीचर्स हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब एग्जांपल्स के थ्रू भी आप ये 8 के 8 पॉइंट याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है ना, यू कैन इजिली रिमेंबर थ्रू एग्जांपल्स। और एक और तरीका है ये सारे पॉइंट्स को याद रखने का, एक और तरीका है, आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ABCD। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आपको क्या याद रखना है, ABCD, ABCD। व्हाट इज ए? एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगा डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, कंप्यूटेशन के अंदर। ए से एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो हम लोग यहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर पाएंगे, कितने भी कस्टमर्स एक साथ आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे बिजनेस को, ठीक है। तो ए से क्या हो गया, एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। ए से क्या हो गया, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। बी से क्या हो गया, बिजनेस ऑपरेशंस मेरे फास्ट हो जाएंगे, बिजनेस ऑपरेशंस। बी से क्या हो गया, बिजनेस ऑपरेशंस। और बिजनेस ऑपरेशंस के 2 पॉइंट होंगे, पहला बिजनेस ऑपरेशंस फास्ट हो जाएंगे, और दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस में इंटीग्रेशन आ जाएगा। पहला क्या हो गया, बिजनेस ऑपरेशंस मेरे फास्ट हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो गया, बिजनेस ऑपरेशंस में मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर सी से कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में क्या हो गया, बेटर सिक्योरिटी, बेटर कंट्रोल्स, कि हम ज्यादा सिक्योरिटी के साथ काम कर पाएंगे, ज्यादा कंट्रोल्स होगा। ऐसे भी सी का मतलब आपके दिमाग में ऑडिट में क्या आता है, कंट्रोल्स। Whenever we talk about audit, तो another term that comes in our mind is controls. C for controls. कंट्रोल और ज्यादा अच्छा होगा, सिक्योरिटी और ज्यादा अच्छी होगी। C से एक पॉइंट और आता है कनेक्टिविटी, कि यहां पे कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम होगा। और D से क्या आता है, डाटा, कि जो डाटा प्रोवाइड होगा वो हमेशा लेटेस्ट प्रोवाइड होगा, जो डाटा प्रोवाइड होगा वो हमेशा लेटेस्ट प्रोवाइड होगा, यानी कि प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ABCD। ए से क्या हो गया, एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। ए से क्या हो गया, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। बी से क्या हो गया, कि जो बिजनेस ऑपरेशंस होगा वो फास्ट होगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा। सी से क्या होगा, कि कंट्रोल्स अच्छे होंगे। और फिर उसके बाद डी से क्या होगा, कि डाटा, दैट इज लेटेस्ट डाटा प्रोवाइडिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बहुत आसान है, आप एग्जांपल्स के थ्रू भी याद कर सकते हो और एग्जैक्टली ABCD के थ्रू भी याद कर सकते हो। क्लियर है? सो अगेन दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप देखना, आगे बढ़ने से पहले अपने को एक छोटे से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो आप समझ लो कि आने वाले काफी सारे टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। जब आईटी का इंटीग्रेशन बिजनेस के साथ हो जाएगा, जब आईटी का इंटीग्रेशन बिजनेस के साथ हो जाएगा तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी नॉर्मली, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आईटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे बिजनेस के साथ, जो भी कैलकुलेशंस, जो भी कंप्यूटेशंस पहले मैन्युअली हुआ करता था, अब वो ऑटोमेटिकली सिस्टम करके देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सी चीज मान लीजिए, एक्सेल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले आप जो कैलकुलेशंस क्या करते थे, मैन्युअली करते थे, आप एक्सेल को यूज करके क्या करते हो, सारा का सारा सिस्टम के थ्रू वो सारा का सारा कैलकुलेशंस कर लेते हो बाय द सिस्टम, राइट। अगर अपन और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो फिर एग्जांपल आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ERP इंप्लीमेंट कर लेती है, राइट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ERP इंप्लीमेंट करने से ये तक होता है कि एक कंपनी का टोटल सेल्स हुआ, तो फॉर एग्जांपल हर कंपनी क्या है, GST में रजिस्टर्ड है, एवरीवन इज रजिस्टर्ड इन GST, हर किसी का GST पेमेंट बनता है। तो वो जो IT सिस्टम है ERP है, वो ये तक कैलकुलेट करके बता देगा आपके टोटल सेल्स कितनी है, आपका GST कितना बनता है, आपका क्रेडिट कितना है, तो वो सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा। इवन GST का कंप्यूटेशन, GST का कैलकुलेशन तक IT करके बता देगा, ओके दिस इज योर GST। समझ रहे हो? तो IT को यूज करके क्या हो रहा है कि ऑल द कैलकुलेशंस आर बीइंग कैरिड आउट ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि GST भी वो खुद कैलकुलेट करके बता दे और रिटर्न भी खुद फाइल कर दे। सो इस तरीके से एडवांसमेंट आ सकता है IT की मदद से। प्लस क्या होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज परचेज हो जाती है, पोस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। अकाउंटिंग एंट्रीज आर बीइंग डन ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल आप टैली देख लो, तो टैली के अंदर क्या होता है, ये आज के टाइम में IT को यूज करके आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हो कि आपने परचेज करा तो आपने सिर्फ इतना बता दिया कि मैंने फलाने व्यक्ति से बिजनेस पर्पज के लिए 1 लाख का सामान परचेज करा है। अब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अपने को कैलकुलेट नहीं करना, जैसा अपन सीखते हैं, ओके दिस इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिस वेरी अकाउंट क्रेडिट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। कैश ट्रांजैक्शन होगा तो परचेज टू कैश होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो परचेज टू पार्टी नेम होगा। तो ये तो अपन अभी मैन्युअली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बट IT को यूज करके ये सारा काम हो जाता है कि आपको सिर्फ ये डालना है परचेज करा, राइट।
और कैश में करा या किसी पार्टी से करा, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसका नरेशन क्या होगा, एंड उसके बाद वो परचेज का इंपैक्ट कौन कौन से लेजर में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में कहां इंपैक्ट जाएगा, पी एंड एल में कहां इंपैक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में कहां इंपैक्ट जाएगा, वो आईटी अपने आप करेगा, आपको झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैनुअली कुछ काम ही नहीं करना, आपको सिर्फ आईटी सिस्टम को अच्छे से इंटीग्रेट कर देना अपने बिजनेस के साथ, दैट्स इट। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट, आज के टाइम में सिस्टम जनरेट करके देता है सारा का सारा रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल डेटर एजिंग रिपोर्ट, क्रेडिटर एजिंग रिपोर्ट, ये सारा का सारा क्या होता है, सिस्टम जनरेट करके देता है। अगर मेरे को रिपोर्ट जनरेट करना है कि फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स जो है देश भर में वो कहां से कितना आया, नॉर्थ से कितना आया, ईस्ट से कितना आया, साउथ से कितना आया, तो मेरा आईटी सिस्टम मेरे को जनरेट करके दे देगा कि ओके दिस इज योर सेल्स, तो अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान माई बिजनेस इन अ बेटर मैनर। ओके यार नॉर्थ से इतना अच्छा सेल है यार, साउथ से कम है, ओके साउथ से क्यों कम है, बिकॉज मेरी इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स नहीं है, नॉर्थ से क्यों ज्यादा है, बिकॉज हिंदी में बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ओके अगर मैं इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स निकालता हूं तो वो साउथ का एरिया भी पेनिट्रेट हो सकता है। तो वो क्या होगा कि सिस्टम सारा का सारा रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ईच एंड एवरी डेटर, अच्छा इस डेटर से पैसा इतने टाइम से मिलना था, आ गया कि नहीं आ गया, आई कैन जस्ट जनरेट द डेटर एजिंग रिपोर्ट, और मेरे को सिस्टम बता देगा कि अच्छा इस फलाने डेटर से जो पैसा मिलना है ये 3 साल से मिलना है और अभी तक नहीं मिला। तो ऑल दोज माय सिस्टम इज गोइंग टू डू फॉर मी। पहले क्या होता था, मैनुअली बैठाता था, देखो भाई 1000 डेटर्स की लिस्ट है, चेक करो भाई हर एक इंडिविजुअल प्रोफाइल चेक करो किसका कब पैसा आया था। अब क्या मेरे को ऐसा करने की जरूरत है, नहीं, मेरा आईटी करके देगा, मैं आईटी विल जनरेट द सिस्टम रिपोर्ट्स। फिर जो भी बिजनेस पॉलिसीज हैं, बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैरी आउट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद जितने भी बिजनेस पॉलिसीज हैं, बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, वो भी ऑटोमेटिकली कैरी आउट होता है आज के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि लेट अस से जो कंपनियां उधारी देने का काम करती हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स क्या कर रही हैं, लोगों को लोन्स दे रही हैं, तो मैनुअली सेट करना पड़ता था, मैनुअली देखना पड़ता था, अरे भाई इस कस्टमर का जो क्रेडिट लिमिट है ना वो 1 लाख रुपए है, इसको 1 लाख रुपए से ज्यादा मत देना। उसके फैक्टर सेट करने पड़ते थे कि देखना अपने को फिगर्स एनालाइज करना है, अकॉर्डिंगली इसका ये क्रेडिट लिमिट रहेगा। हर बार अपने को क्रेडिट लिमिट चेक करना रहता था, अच्छा इस बंदे का इतना पैसा है, इसका इतना क्रेडिट लिमिट है, अपने आपन ने इसको इतना उधारी दे दिया है, तो वो सारा काम मैनुअली करना पड़ता था। अब आईटी से क्या हो गया, अब आईटी से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपने डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है कि फॉर एग्जांपल सारे के सारे कस्टमर्स के लिए जो डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट होगा वो 2 लाख रुपए होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर है या ये फलाना कस्टमर है, ये हमारे 5 कस्टमर्स हैं, इनका क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपए है, तो अब क्या होगा, वो कस्टमर क्रेडिट में परचेस करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो कस्टमर अपना क्रेडिट लिमिट जंप करने वाला होगा तो आपका सिस्टम आपको अलर्ट कर जाएगा कि अरे भाई ये जो कस्टमर है इसका क्रेडिट लिमिट, आपका जो क्रेडिट लिमिट आपने सेट करा है उसको जंप करने वाला है। आपका सिस्टम आपको अलर्ट करके बता देगा कि संभल जाइए, आपका सिस्टम क्या करने लगेगा, डिसेबल करने लगेगा उसके ट्रांजैक्शंस को कि इसका जो क्रेडिट लिमिट है वो एग्जॉस्ट होने वाला है। तो इंटरनल कंट्रोल्स भी क्या कर दिया हमने, आईटी के थ्रू सेट कर दिया, इंटरनल कंट्रोल्स भी हमने क्या कर दिया, आईटी के थ्रू सेट कर दिया, सारी के सारी बिजनेस पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या कर दिया, आईटी के थ्रू सेट कर दिया। ये हमने ऑफिस के टाइमिंग सेट कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल 10:30 to 6:30, तो मैनुअली एक बंदा रजिस्टर लेके बैठा है, टाइमिंग्स कैलकुलेट कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ आईटी के थ्रू हो गया। परचेज डिपार्टमेंट का बंदा है, वो सीधा परचेज रूम में जाएगा, राइट, उसको सीधा अपने रूम में एक्सेस मिलेगा। उसके लिए उसका क्या होगा, उसके पास एक आईडी कार्ड होगा, अकॉर्डिंगली वो बायोमेट्रिक स्कैन करके क्या करेगा, एक्सेस लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन वहां पे क्या हो गया, सारी चीजें डिफाइन हो गई कि वो बंदा जो है इसी पार्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करेगा। उसके बाद उसका टाइमिंग कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप ही, वो अपना थंब इंप्रेशन देगा, अपने आप टाइमिंग कैलकुलेट हो जाएगा, वो बंदा इतनी बजे आया था। जब वो बाहर जाएगा तो फिर से वो अपना इंप्रेशन देगा, तो अगेन ये बंदा इतनी बजे बाहर गया है, अकॉर्डिंगली इसने एक दिन में इतने घंटे काम करे हैं, उसने अकॉर्डिंगली एक हफ्ते में इतना काम करा है, एक महीने में इतना काम करा है, आपने आर्ली रेट या पर डे रेट सेट कर दिया तो इसकी सैलरी इतनी बनती है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से सारे के सारे बिजनेस पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी को भी हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे आईटी के थ्रू। द यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी, कि किस बंदे को कितना एक्सेस देना है, किस बंदे को किस चीज का एक्सेस देना है, किसी को रीड ओनली का एक्सेस देना है या किसी को रीड के साथ एडिट करने का भी एक्सेस देना है, किसी को सिर्फ बुक्स रीड करने का एक्सेस देना है या किसी को बुक्स रीड करने के साथ साथ प्रिंट आउट करने का भी एक्सेस देना है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, एक्सेस डिफाइन हो गया। एक ही कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक्सेस डिफाइन हो गया कि अगर इस आईडी पासवर्ड के साथ बंदा लॉगिन करेगा तो उसके पास यही ऑथराइजेशन होगा। लेकिन अगर आईडी पासवर्ड चेंज होगा तो ऑथराइजेशन लिमिट हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्कीज आप क्या कर सकते हो, यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हो।
तो ये सारा कुछ होने वाला है जब आप आईटी को बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर देते हो। क्लियर है? तो अगर ये चीज आपको समझ आ गया ना, तो आप समझ लो आने वाले कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत मजे तरीके से समझ आने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आईटी विद बिजनेस, कि जैसे ही अपन आईटी को बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी चीजें होने वाली है। सारे के सारे कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कैरी आउट होने वाले हैं। मेरी जिंदगी में मजा होने वाला है, बिकॉज आईटी मुझे बता देगा टोटल सेल्स इतनी है, टोटल जीएसटी इतना है, टोटल खर्चा इतना है। आईटी सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैनुअल स्टाफ को कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग एंट्रीज अपने आप हो जाएगी, सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करके अपने आप दे देगा। सारे के सारे बिजनेस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। और यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी भी अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आईटी की मदद से। तो अब देखना रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट? तो यही सारे पॉइंट्स लिखे हैं। Computations and calculations are carried out automatically. For example, बैंक इंटरेस्ट कितना है, कि आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, सिस्टम बता देगा बैंक इंटरेस्ट कितना है। राइट? इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम बता देगा। अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली, कहां कहां लेजर में पोस्टिंग होनी है, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट में इंपैक्ट, सब कुछ सिस्टम बता देगा। बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली। रिपोर्ट्स यूज्ड इन बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिस्टम। जो भी रिपोर्ट बिजनेस में यूज होगा वो सिस्टम से ही तो जनरेट होगा, तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स सारे के सारे वो रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। और यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटीज आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग सिस्टम रोल्स टू यूजर्स। इससे क्या होगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हम लोग अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो आज की तारीख में जब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो अपने को ऑडिट भी तो इसी इन्वायरमेंट में जाके करना है ना। अपने को तो ऑडिट भी उसी इन्वायरमेंट में जाकर करना है जहां पे सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जहां पे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है, जहां पे बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम करके दे रहे हैं। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स पे अपने को भी रिलाई करना पड़ेगा, तो अपने को ऑडिट भी उसी माहौल पे करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन माय ऑडिट एज वेल। राइट? उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलिवेंट टू एन ऑडिट, कि आईटी ऑडिट के लिए कब कब रेलिवेंट होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे ऑडिट के लिए कब कब रेलिवेंट होगा। एज ए ऑडिटर ऑडिट करते वक्त मैं भी आईटी का यूज करूं कि नहीं करूं। तो आज के जमाने पे जब एक एंटिटी कंप्यूटर्स यूज कर रही है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, तो एज ए ऑडिटर्स हम भी आईटी का यूज करेंगे ऑडिट करने के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है कि आज के जमाने पे जब एंटिटी क्या कर रही है, कंप्यूटर्स यूज कर रही है, कंप्यूटर सिस्टम्स यूज कर रही है, आईटी यूज कर रही है अपने बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए, तो एज ए ऑडिटर्स हम भी आईटी यूज करेंगे अपने ऑडिट करने के लिए। लेकिन आईटी हमारे ऑडिट में कब काम आएगा? जब एंटिटी मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू काम कर रही है। जब एंटिटी ने आईटी इनबिल्ट कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर, तो एज ए ऑडिटर अपने को भी आईटी यूज करना पड़ेगा। जब उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई है, जब एंटिटी का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई है, जहां कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, जहां एंटिटी सिस्टम्स यूज कर रही है, कंप्यूटर्स यूज कर रही है, एप्लीकेशंस यूज कर रही है, सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो वहां पे अपने को भी क्या करना पड़ेगा, आईटी यूज करना पड़ेगा ऑडिट के अंदर। जहां कंपनी नेटवर्क्स के थ्रू काम कर रही है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, नेटवर्क्स के थ्रू काम कर रही है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो अपने को आईटी यूज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो मैनुअली में सारे ट्रांजैक्शंस को नहीं देख सकता। मेरे को सैंपल भी आईटी यूज करके ही सिलेक्ट करना है उस टाइम। मेरे को भी जो मेरा कैलकुलेशन का पार्ट है वो आईटी यूज करके ही करना है। तो अकॉर्डिंगली जब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो, सिस्टम ज्यादा यूज हो रहे हो, एप्लीकेशन ज्यादा यूज हो रहे हो, नेटवर्किंग यूज हो रही हो, तो वहां पे आईटी यूज करने वाला हूं मैं भी अपने ऑडिट के अंदर। फिर डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसीज के ऊपर, डिपेंड करता है आज की तारीख में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बिकॉज एज ए ऑडिटर अपने को क्या करना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करना है। एज ए ऑडिटर अपने को क्या करना है, इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से काम करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि कोई आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि आप आईटी को कब यूज करोगे ऑडिट में, तो भाई अगर सामने वाला बंदा सिस्टम ज्यादा यूज करेगा, नेटवर्किंग ज्यादा यूज करेगा, मैं भी आईटी यूज करूंगा। अगर वहां नेचर ऑफ बिजनेस उनका ऐसा है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस है, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, टेलीकॉम कंपनीज है, ऑनलाइन कंपनीज है, तो मैं भी आईटी यूज करूंगा। उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हाई है, मैं भी आईटी यूज करूंगा। रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट्स को देखूंगा, स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट को देखूंगा। और सिंपल सी चीज अगर मेरे को कोई एक लाइन में पूछे, अगर आईटी यूज करने से मेरे ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो मैं आईटी यूज करूंगा। क्या बोला मैंने? अगर आईटी यूज करने से मेरे ऑडिट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो मैं आईटी यूज करूंगा।
तो अगर आपसे वो पूछे आईटी बिजनेस में कब कभी, आईटी ऑडिट में कब कभी यूज करोगे, तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आईटी यूज करने से मेरी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो मैं आईटी यूज करूंगा। अगर वो लोग आईटी यूज कर रहे हैं, सिस्टम्स प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, मैं भी आईटी यूज करूंगा। अगर वो नेटवर्किंग के थ्रू काम कर रहे हैं तो मैं भी आईटी यूज करूंगा। अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो मैं भी आईटी यूज करूंगा। फिर डिपेंड करेगा अपॉन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अपॉन द कंपनी पॉलिसीज एंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द सिचुएशन इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट, सो दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट। दैट नाउअडेज ऑल द कैलकुलेशंस, computations are carried out automatically. Accounting entries are posted automatically. Business policies and procedures including internal controls are applied automatically. System generated reports पे rely करना पड़ता है। यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटीज को कंट्रोल किया जाता है। तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट। और अगर कोई पूछेगा कि कब कब आईटी यूज करूंगा, तो अगेन जिससे मेरी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, जब मेरा एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आईटी इंक्रीज करेगा ऑडिट के अंदर, जहां सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, जहां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, जहां कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, जहां बिजनेस का नेचर ही उतना हाईटेक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, कंपनी की पॉलिसीज वैसी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो सारा पॉइंट्स यहां पे आ गया। एंड मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो हमने ऊपर देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड अगेन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके बाद देखो एज ए ऑडिटर, आप एक चीज बताना, एज ए ऑडिटर मैं जब भी किसी क्लाइंट को ऑडिट करने जाता हूं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं सर, मैं अंडरस्टैंडिंग लेता हूं। याद है ना, मैं अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं। याद करो ऐसा 315, जब भी एज ए ऑडिटर मैं ऑडिट करने जाता हूं तो सबसे पहले मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, देखता हूं कि एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अब इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स याद है क्या क्या पढ़ा था हमने, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या पढ़े थे। सीए का एम, एक फॉर्मूला बनाया था सीए का एम, सी से कंट्रोल एनवायरनमेंट, ए से एक्टिविटीज यानी कंट्रोल एक्टिविटीज, ए से असेसमेंट प्रोसीजर्स यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम से मॉनिटरिंग। तो आई से क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम था, याद करो। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, यानी कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर एक एंटिटी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो एज ए ऑडिटर जाकर मुझको भी क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। सिंपल सी चीज है ना। अगर एक एंटिटी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो अगर मैं भी उस एंटिटी का ऑडिट करने जाऊंगा तो मेरे को जाकर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, बिकॉज वो लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, तो मेरे को भी तो जाके अंडरस्टैंड करना होगा। बहुत सिंपल सी चीज है ना कि भाई उन्होंने कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करा है, उन्होंने अपने आईटी को अपने सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरकनेक्ट किया है, किस तरीके से इंटीग्रेट किया है आईटी को अपने बिजनेस के साथ, वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनका डेटाबेस कैसा है, उनका आईटी सिस्टम इन हाउस है या आईटी सिस्टम आउटसोर्स्ड है या आईटी सिस्टम पैकेज्ड है, बिकॉज अलग अलग तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आज मेरे को वेबसाइट बनाना है, आज मेरे को कंपनी में आईटी बिल्ड करना है, तो एक होता है कि मैंने अपना इंटरनल आईटी टीम हायर कर रखा है, 4-5 आईटी इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। एक होता है कि मैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पे चला गया हूं। पैकेज्ड मतलब एक मैंने कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर खरीद लिया और उसमें वो फीचर्स इनबिल्ट है। पैकेज्ड फॉर एग्जांपल टैली, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, टैली परचेज कर लिया, मेरा काम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने टैली परचेज कर लिया जो एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना एक अलग से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया अपने सिस्टम के लिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टीज को। एक कंपनी कुछ भी कर सकती है। ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, टैली यूज कर लेती है, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर यूज कर लेती है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करती है, अपने हिसाब से अपना ईआरपी सिस्टम बनवाती है, कुछ लोग आउटसोर्स कर देते हैं। तो एज ए ऑडिटर जब मैं जाऊंगा ऐसी एंटिटी का ऑडिट करने, जो लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, तो मेरे को भी तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि उन्होंने अपना आईटी सिस्टम इन हाउस कर रखा है या पैकेज्ड कर रखा है या आउटसोर्स कर रखा है, उनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसा है, उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है। बिकॉज एक पर्पस होता है कि मैंने आईटी लगाया है फाइनेंशियल पर्पस के लिए, कि हाँ मेरे को सेल्स की फिगर पता चल जाए, मेरे को जीएसटी का पता चल जाए कि जीएसटी का अमाउंट कितना है। एक होता है नॉन फाइनेंशियल पर्पस के लिए कि मेरा आईटी बाकी नॉन फाइनेंशियल चीजों को एनालाइज करने में काम आ रहा है। मेरा आईटी सिस्टम कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, क्लाउड में सिचुएटेड है, राइट। मेरे आईटी सिस्टम का मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, उस आईटी सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है या ब्रांच बेस्ड है। फॉर एग्जांपल बैंक में अगर आप देखोगे तो बैंकों में क्या होता है कि उनका आईटी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, कभी भी ब्रांच बेस्ड नहीं होता।
बट काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पे उनका आईटी सिस्टम क्या होता है, ब्रांच बेस्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। फिर उसके बाद एक चीज मेरे को और अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आईटी यूज कर रही है, मतलब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है, तो किसी भी चीज का वर्जन पूरा एंटरप्राइज में यूनिफॉर्म है कि नहीं है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि एक एंटरप्राइज टैली यूज कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टैली क्या हो गया, एक पैकेज जो सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन टैली का भी अलग अलग वर्जन आता है, टैली 8, टैली 9, टैली 10। टैली 9 के अलग भी अंदर भी अलग अलग वर्जन आते हैं। तो अगर एक एंटरप्राइज टैली यूज कर रही है और मान लो एंटरप्राइज के 50 ब्रांचेस हैं, तो आइडियली सिस्टम क्या होना चाहिए कि टैली का सेम वर्जन पूरे एंटरप्राइज में यूज हो, बिकॉज हर वर्जन का क्या होता है, अलग अलग फीचर होता है, राइट। तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, टैली का सेम फीचर, टैली का सेम वर्जन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहिए। अगर एक डिजाइन बेस्ड कंपनी है तो उनके सारे डिजाइनर्स को कॉरिडोर का एक ही वर्जन यूज करना चाहिए, राइट। सो वहां पे मेरे को क्या देखना है कि जो वर्जन है वो पूरा एंटरप्राइज में यूनिफॉर्म है कि नहीं है, उनका आईटी उनके सिस्टम के साथ अच्छे से इंटरफेस करता है कि नहीं करता। बिकॉज अगर आईटी सिस्टम के साथ अच्छे से इंटरफेस नहीं करेगा तो आईटी सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अपना मेंटर में हमने ऑटोमेशन ले आए हम, लेकिन आप सोच के देखो अगर आईटी मेरे सिस्टम के साथ इंटरफेस नहीं करेगा अच्छे से तो हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर ऐसा होगा कि बच्चा लॉ का ऑर्डर दे रहा है, उसको ऑडिट का लिंक मिल रहा है। फिर ऐसा हो रहा है कि जो मेल आईडी है उसके अंदर लिंक गया ही नहीं। तो ये जरूरी है कि वो इंटरफेस होना चाहिए सिस्टम के साथ। जैसे आज भी हम इंटरफेस में थोड़ा बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, हाउ टू मेक द इंटरफेस ए बेटर एक्सपीरियंस। मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि उनका जो आईटी सिस्टम है वो इन हाउस है या पैकेज्ड है या उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। फिर आईटी, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंप्लीमेंट करती है ना, तो आईटी के अंदर की पर्सन्स होते हैं, रोल्स डिफाइन किया होता है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बंदे होते हैं आईटी में। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक बंदा होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एक दूसरा बंदा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है। तो मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जा रहा हूं और वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है तो मेरे को तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ना कि हु इज द सीआईओ, हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हु इज द सीआईएसओ, हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर। तो बहुत सिंपल है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग में आप किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे, यानी कि ऐसे 315 का एप्लीकेशन लग रहा है बट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में आप किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, मैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पर्पज की अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पर्पज है वो क्या है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। मैं देखूंगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकल है या ग्लोबल है। मैं देखूंगा उनका आर्किटेक्चर क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, ब्रांच बेस्ड है। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड है। इनके मतलब आपको नहीं समझने। वर्जन कौन सा है, क्या सेम वर्जन ऑफ आईटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, क्या उनका आईटी उनके सिस्टम के साथ अच्छे से इंटरफेस करता है, उनका आईटी सिस्टम इन हाउस है या पैकेज्ड है या फिर आउटसोर्स्ड है। अगर आउटसोर्स्ड है तो आईटी मेंटेनेंस सपोर्ट किसको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा भी आईटी आउटसोर्स्ड है, हमारा इन हाउस नहीं है, हमारा पैकेज्ड भी नहीं है, हमारा आउटसोर्स है। तो कोलकाता के अंदर एक टीम है जिनको हमने क्या कर रखा है, आईटी आउटसोर्स कर रखा है और उनका स्टाफ ही हमारा आईटी देखता है। तो ऑडिटर को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है। की पर्सन कौन है, सीआईओ कौन है, सीआईएसओ कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को ऑडिट करोगे तो आपको किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखना आईटी रिस्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिस्क क्या क्या है। देखो कोई भी चीज का ना सिर्फ बूंद नहीं होता, उसके एक रिस्क भी होता है। अब आईटी के हमने इतने बेनिफिट्स गिन लिए कि आईटी से ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, सब चीजें फास्ट हो जाएंगी, सब चीजें इंस्टेंट हो जाएगा, सिक्योरिटी अच्छा हो जाएगा। कितना बेनिफिट हमने गिनती कर लिया। बेटर सिक्योरिटी, बेटर कंट्रोल्स, बेटर इंटरकनेक्टिविटी, फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, अकाउंटिंग अपने आप हो जाएगा, बिजनेस प्रोसेसिंग अपने आप हो जाएगा, कितना बेनिफिट डिस्कस कर लिया। लेकिन साथ ही साथ इन बेनिफिट्स के साथ आईटी लेकर आता है काफी सारे रिस्क। क्या रिस्क है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लें तो आप सबको पता है कि बैंक ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है, बैंक ने हमारा लाइफ कितना आसान बना दिया है। लेकिन हैकिंग का भी तो उतना ही रिस्क है ना। आपका जो पिन नंबर है, आपका जो डेबिट कार्ड नंबर है, अगर आपने गलती से भी किसी को दे दिया
तो आपके बैंक से सारे के सारे पैसे उड़ जाए, उसका भी तो उतना ही रिस्क है। आजकल कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे, फोन आता है, आप 200 रुपए का पेमेंट कर दीजिए, आपको 10,000 की लॉटरी मिल जाएगी। फोन आता है, कुरियर की डिलीवरी आपकी पेंडिंग है, 1 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। लोग सोचते हैं ठीक है यार 1 रुपए का पेमेंट करना है, कुरियर आ जाएगा घर पे। लोग सोचते हैं अरे यार 200 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करके मैं 10,000 का लॉटरी जीत रहा हूं, ट्राई करके देख लेता हूं। फिर उनके पास एक क्यूआर कोड आता है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करो, पे कर दो, यूजर क्यूआर कोड को स्कैन करता है, पे कर देता है, उतने में उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो जाता है। क्या है ये? आईटी रिस्क। क्या है ये? आईटी रिस्क। अगर डाटा गलत हो गया, आईटी में क्या होता है, डाटाबेस फिल्ट्रेशन होता है, पूरा का पूरा डाटाबेस फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर डाटा गलत हो गया तो सोचो क्या होगा, सब कुछ गलत निकलेगा, सब कुछ गलत निकलेगा। जब हमने स्टार्टिंग में वो लिंक सेट करने होते हैं कि हाँ भाई संजीवनी लॉ का ये लिंक रहेगा, संजीवनी ऑडिट का ये लिंक रहेगा, सोचो अगर वहां पे डाटा हमने गलत फीड कर दिया गलती से, तो जितने हजारों स्टूडेंट्स हैं सबके पास गलत क्लासेस पहुंच जाएंगी। सोचो अगर गलती से हमने वहां रेगुलर क्लासेस का लिंक डाल दिया, तो जितने हजारों स्टूडेंट्स हैं जो संजीवनी परचेज कर रहे हैं उनको रेगुलर क्लासेस का लिंक पहुंच जाएगा, जबकि संजीवनी की कॉस्ट कितनी थी, 1500 रुपए, और रेगुलर का कॉस्ट कितना था, 10,000 रुपए। तो वो क्या है, आईटी रिस्क है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंप्लीमेंट करना आईटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल होता है, वो एक आईटी रिस्क है। आईटी सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि हैकर आपके सिस्टम को हैक कर दे, आपके डाटा को ऑल्टर कर दे। तो हैकर अगर आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, आपके डाटा को ऑल्टर कर देता है, तो आपका डाटा इनएक्यूरेट हो जाता है, वो एक आईटी रिस्क है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हैकर ने आपके सिस्टम को हैक कर दिया, और हैक करने के बाद आप खुद ही अपने सिस्टम में चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, you yourself are not able to make any changes in your system, that is again an IT risk। आपने किसी बंदे को एक्सेस यूसेज दे दिया, एक्सेस पावर्स दे दिया, वो हो सकता है कि आपके पूरे बैंक अकाउंट को साफ कर जाए, अगेन वहां पे क्या आईटी रिस्क है ना। फॉर एग्जांपल जितना भी स्टूडेंट का डाटाबेस है वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में रखा है सपोज, या मेरी जितनी भी ओरिजिनल क्लासेस हैं वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में रखा है। अगर मैंने किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दिया, वो अपने एक्सेस का गलत इस्तेमाल करता है, मेरे सारे ओरिजिनल क्लासेस निकाल लेता है, और सोचो वो सारे ओरिजिनल क्लासेस लीक कर देता है, उसको डिलीट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो भी क्या है, आईटी रिस्क है ना। हैकर ने क्या किया, हैकर ने जितने भी मेरे ओरिजिनल क्लासेस रखे थे, जो मैंने मेहनत करके, बहुत मेहनत करके 3-4 महीने लगाकर रिकॉर्ड करे थे, सबको डिलीट कर दिया, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरा डाटा लॉस हो गया, ए बिग आईटी रिस्क। मैंने एक्सेस नहीं दिया उसे, लेकिन हैकर्स को एक्सेस थोड़ी ना चाहिए होता है, उसने अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस ले लिया मेरे सिस्टम के अंदर। अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस लेकर उसने क्या कर दिया, लेट अस से फॉर एग्जांपल, सोचो रिस्क क्या क्या हो सकता है। अनऑथराइज्ड वे में एक हैकर ने मेरे सिस्टम में एक्सेस ले लिया, और जो मेरे ऑडिट लॉ के वीडियोस थे ना, बीच बीच में उसने क्या किया कि ऑडिट लॉ के वीडियोस को हटाकर कुछ अलग वीडियोस डाल दिए, कुछ अलग प्रकार के वीडियोस डाल दिए, राइट। और सोच के देखो कि जब स्टूडेंट वहां पे वीडियोस प्ले कर रहा है, उसको ऑडिट लॉ के वीडियोस प्ले नहीं हो रहे, कुछ और ही प्ले हो रहा है, सोचो क्या होगा, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा, मेरे गुडविल का क्या होगा। क्या है वो, आईटी रिस्क है। एक हैकर ने अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया डाटा का, चीजें ऑल्टर कर दी, चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, मेरा लॉस ऑफ डाटा हो गया, उसने अनऑथराइज्ड चेंजेस कर दिए मेरे प्रोग्राम्स में, ये सारा क्या है, आईटी रिस्क है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस आईटी रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी रिस्क क्या क्या है। तो अंडरस्टैंड लॉजिकली, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा आईटी रिस्क है, एक्सेसिव एक्सेस किसी को दे दिया या प्रिविलेज्ड एक्सेस दे दिया, सुपर यूजर्स जिसको कहते हैं, वो भी एक आईटी रिस्क है। अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, हैकर आता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है और अनऑथराइज्ड चेंजेस कर देता है, वो भी एक आईटी रिस्क है। मेरा डाटा का लॉस हो जाना, ये भी एक आईटी रिस्क है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डाटा और बोथ, ये भी आईटी रिस्क है। बिकॉज यार पहले फाइल्स मैनुअली होता था, आज के टाइम में सारे के सारे रिकॉर्ड सिस्टम में होते हैं, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा तो जिंदगी भर का कमाई खत्म हो गया, लॉस ऑफ डाटा आईटी रिस्क है ना। डायरेक्ट डाटा चेंजेस, बैकएंड चेंजेस आईटी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है सारा का सारा, किसने क्या क्लास परचेज करा है, बैक एंड से जाकर किसने सारा रिकॉर्ड चेंज कर दिया, जिस बंदे ने क्लासेस परचेज नहीं करा तो उन लोगों का नाम भी डाल दिया, उन बंदों से पेमेंट आधे ले लिए, बोला कि मैं तुम्हें क्लासेस दिलवा दूंगा एट 50% ऑफ प्राइस, तो आईटी रिस्क है। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आईटी के अंदर सेग्रीगेशन करना मुश्किल हो जाता है। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स,
एक जो जेन्युइन यूजर है जिसका खुद का डाटा है वो खुद ही क्या नहीं कर पा रहा, चेंजेस नहीं कर पा रहा अपने सिस्टम्स में, चेंजेस नहीं कर पा रहा अपने प्रोग्राम्स में, तो वो भी क्या है, आईटी रिस्क है। अब आईटी का रिस्क जो, ये आईटी का जो रिस्क है इसका ऑडिट में क्या इंपैक्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली हम तो ऑडिटर्स हैं ना। तो जो मेन सवाल हमारे ऊपर लागू होता है कि आईटी रिस्क का ऑडिट में क्या इंपैक्ट है। लॉजिकली सोचो कि आईटी रिस्क का ऑडिट में क्या इंपैक्ट है। वो जो 5 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना कि आईटी से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, आईटी को जब आप एंटरप्राइज में इंप्लीमेंट कर लोगे तो क्या होगा, उसी से सारे आंसर्स निकल जाएंगे। सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो रहे थे, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रहे थे, कैलकुलेशंस अपने आप हो रहा था, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स था और उस पर अपन रिलाई करते थे, है ना। तो सोच के देखो अब अल्टीमेटली रिपोर्ट क्या हो रहा है, सिस्टम जनरेटेड हो रहा है, रिपोर्ट क्या हो रहा है, सिस्टम जनरेटेड हो रहा है। लेकिन सोच के देखो रिपोर्ट तो सिस्टम जनरेटेड है, एज ए ऑडिटर मैंने भी कौन सा रिपोर्ट पर रिलाई किया है, मैंने उस सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट पर रिलाई किया है। फॉर एग्जाम्पल डाटा रेजिंग रिपोर्ट मैं मैनुअली नहीं बना रहा, मैं सिस्टम से निकाल रहा हूं। बैलेंस शीट पी&एल सिस्टम से निकल रहा है, रेशियो एनालिसिस सिस्टम से निकल रहा है। अब सोच के देखो अगर मैनेजमेंट ने डाटा ही गलत डाला था, मैनेजमेंट ने डाटा का रिकॉर्ड ही गलत डाल दिया था, तो वहां पे जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है वो भी तो गलत जनरेट हो रहा है। लेकिन मैं तो उसी रिपोर्ट को यूज कर रहा हूं जो सिस्टम जनरेट करके दे रहा है ना। तो मैं तो उसी रिपोर्ट को यूज कर रहा हूं जो सिस्टम जनरेट करके दे रहा है और वो रिपोर्ट ही मैनिपुलेटेड है। तो सोच के देखो वहां पे तो मेरा ऑडिट बहुत बड़े रिस्क में है, बिकॉज मैं गलत रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रहा हूं पूरा का पूरा, तो एक बहुत बड़ा आईटी रिस्क है। उसके बाद सब जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, जो भी कंट्रोल्स हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जीएसटी कैलकुलेशंस भी ऑटोमेटिकली हो रही हैं। लेकिन आईटी के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पता है क्या, कोई चीज अगर सही तरीके से कैलकुलेट हो रही है, सही तरीके से प्रोसेस हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वो सारे बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे से इंटीग्रेट कर देगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, सब कुछ बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर वहां पे इनपुट गलत डल गया, अगर वहां पे इनपुट गलत डल गया तो वहां प्रोसेसिंग भी गलत होने वाला है, वहां कैलकुलेशंस भी गलत होने वाले हैं, यानी सेल्स की फिगर भी हो सकती है गलत निकल कर आए, हो सकता है जीएसटी का कैलकुलेशंस भी गलत निकल कर आए, जीएसटी भी गलत चला जाए। एज ए ऑडिटर हम भी उस ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे रिलाई कर रहे हैं, हम भी जब क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर को चेक कर रहे हैं तो सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं कि कहीं कंपनी ने वैसे कस्टमर्स को लोन तो नहीं दे दिए जिनका क्रेडिट लिमिट खत्म हो गया है। तो हम कौन सा मैनुअली चेक कर रहे हैं, हम भी तो सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं, हम भी तो ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस पर रिलाई कर रहे हैं, हम भी तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर रिलाई कर रहे हैं। तो सोच के देखो कि यार अगर वहां पे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ही गलत है तो मेरा का तो पूरा ऑडिट गलत हो जाएगा। तो हम आंख बंद करके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं कर सकते, वहां भी हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जीएसटी सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा तो हमने उसी पर रिलाई कर लिया, पहले मैनुअली भी हमें सैंपल बेसिस में कुछ सेल्स निकालने होंगे, सेल्स के अंदर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, हमारे खुद के आईटी टूल्स होते हैं, उन आईटी टूल्स को यूज करके हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो फिगर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो जो मैनेजमेंट ने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रखा है वो सही भी है कि नहीं है। दैट इज अगेन एन आईटी रिस्क, राइट। थर्डली एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि काफी सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि वी हैव टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट कि अपने को रिपोर्ट करना है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। लेकिन जब एक एंटरप्राइज कंप्लीटली ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है, जब एक एंटरप्राइज कंप्लीटली ऑटोमेटेड माहौल में काम करती है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि द कंट्रोल्स आर प्रॉपर। तो वहां पे क्या होता है कि जनरली हम क्लीन रिपोर्ट नहीं दे पाते, जनरली हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं दे पाते। काफी बार ऐसा होता है कि अपने को रिपोर्ट वहां पे मॉडिफाई करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो एन आईटी रिस्क। दिस इज इंपैक्ट ऑफ आईटी रिस्क इन ऑडिट, कि आईटी रिस्क का ये सारा इंपैक्ट है ऑडिट में, कि हम सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रहे हैं, हो सकता है वो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स गलत हो, हम ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पर रिलाई कर रहे हैं, हो सकता है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स गलत हो, तो हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसका इंपैक्ट ये भी है कि काफी बार अपने को रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ता है। तो फर्स्टली we may not be able to rely on the data obtained by the system where such risk exists. This means all form of data, information or reports that we obtain from system for the purpose of audit has to be thoroughly tested and collaborated for completeness accuracy. ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मैंने जो सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा हूं उस डाटा पर रिलाई कर लिया, नहीं, मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, अपने आईटी टूल्स परफॉर्म करूंगा, राइट। आई विल बी यूजिंग माई आईटी टूल्स, आई विल बी यूजिंग माई ऑडिट प्रोसीजर्स, अकॉर्डिंगली आई विल बी सीइंग
कि जो सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है वो सही भी करके दे रहा है कि नहीं, वो रिलायबल भी है कि नहीं। अगर रिलायबल लगता है मुझे तब उनके सिस्टम रिपोर्ट को यूज करूंगा। सेकेंडली, वी विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट आर बिल्ट इनटू द एप्लीकेशंस। हम आंख बंद करके उस पर रिलाई नहीं कर सकते, अपने को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा, पहले तसल्ली लेनी होगी, एश्योरेंस लेना होगा कि उनका जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो रहा है वो सही हो रहा है, तभी रिलाई कर सकते हैं। थर्ड, ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ ए कंपनी, द ऑडिट रिपोर्ट में हैव टू बी मॉडिफाइड इन सम इंस्टेंसेस। तो कभी कभी क्या करना पड़ जाएगा अपने को, ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। क्लियर है? सो अगेन हमारा ये नेक्स्ट कैटेगरी था, काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी था, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट। कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें आईटी रेलेवेंट रहेगा हमारे ऑडिट के लिए। अब कभी कभी प्रॉब्लम ये आता है कि समझना बहुत आसान है, बट याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अगर वो आपको पूछता है कि आईटी का क्या रेलेवेंस है ऑडिट में, तो आपको ये 5 पॉइंट ही बताने हैं। अगर आपको पूछ रहा है कि कौन से सिचुएशंस में आईटी ऑडिट में रेलेवेंट रहेगा, तब आपको ये बताना है जब सिस्टम एप्लीकेशन ज्यादा यूज हो रहा है, जहां पे नेटवर्किंग सिस्टम यूज हो रहा है, बिजनेस का नेचर ही वैसा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, आईटी से हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है हमारे ऑडिट का। आपसे वो पूछता है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो बताओ किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे, तब ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। राइट, आईटी रिस्क क्या क्या है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। और आईटी रिस्क का इंपैक्ट ऑडिट में क्या है, तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे। कि पहला इंपैक्ट ये है कि हम रिलाई नहीं कर पाएंगे ऑन द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, जहां पे भी वो रिस्क एग्जिस्ट कर रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थॉरली टेस्ट करना पड़ेगा सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स को। सेकेंडली, हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में रिलाई नहीं कर पाएंगे, हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा। और तीसरा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से टू रिपोर्ट ऑन आईएफसी काफी बार मुझे अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर है। उससे पहले अभी तक जितना भी करा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब देखना जो अपना अगला टॉपिक है, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर कितने तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर 3 तरीके का कंट्रोल होता है। एक होता है जनरल कंट्रोल्स, दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, और तीसरा होता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, आप खुद लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स क्या होता है, और दूसरा क्या है सर, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। क्या एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होता है? देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज है। कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इन जनरल लगता है, और कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए लगता है। तो जो जनरल कंट्रोल्स होता है ना, जो कॉमन सेट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए लगता है, राइट, उसको कहा जाता है जनरल कंट्रोल्स। और जो कंट्रोल किसी एप्लीकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली लगता है उसको कहा जाता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ सकते हो, मान लीजिए कि जब कंप्यूटर सिस्टम को आप लॉग इन करते हो, तो कंप्यूटर सिस्टम को जैसे ही आप ऑन करते हो तो वो आपसे क्या मांगता है, आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है। आप जब आईडी डाल देते हो, आप जब पासवर्ड डाल देते हो, तभी वो आपको एक्सेस देता है। अब वो जो कंट्रोल है वो क्या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर लगा हुआ है? नहीं, दैट इज नॉट अपॉन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, दैट इज इन द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कि जैसे ही आपने कंप्यूटर लॉग इन करा, उसने आपसे आईडी मांगा, आपने पासवर्ड मांगा, आपने जैसे ही आईडी एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर कर दिया, मतलब वो समझ गया कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, इसको ऑथराइज किया हुआ है, और उसके बाद ही उसने आपको एक्सेस दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो डाटा की सिक्योरिटी है, जो डाटा की इंटीग्रिटी है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। क्योंकि अगर मैंने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं लगाया, तो कल को कोई भी बंदा आएगा, कंप्यूटर को खोलेगा और मेरे डाटा को मैनिपुलेट कर देगा, मेरे डाटा को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर मैंने वहां पे आईडी पासवर्ड लगा दिया तो क्या हुआ, मैं वो आईडी पासवर्ड सबको तो दूंगा नहीं, मैं वो आईडी पासवर्ड उन लोगों को दूंगा जिन पे मुझे भरोसा है, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ओवरऑल डाटा, आई एम इनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ओवरऑल डाटा। बट ये जो कंट्रोल लगा है, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम में एज ए होल लगा है, सारे एप्लीकेशंस के लिए एज ए होल लगा है। मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, टैली है, पीडीएफ एक्रोबैट है, जो भी है, सबके लिए एज ए होल लगा है कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते क्या चाहिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। तो वो क्या हो गया, जनरल कंट्रोल्स हो गया, जिसका पर्पस है टू एनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। लेकिन अगर यहां पे मैंने कोई एप्लीकेशन के स्पेसिफिक कंट्रोल लगाया होता, कि फॉर एग्जांपल मैंने टैली के रिस्पेक्ट में कंट्रोल्स लगाए हैं, मैंने टैली के अंदर यूजर एक्सेस डिफाइन कर दिया कि टैली को कौन कौन यूज कर पाएगा, टैली के अंदर किसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस होगा, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की कैटेगरी में चला गया। ठीक है ना। तो अगर मैंने एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल लगाया तो वो है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, और अगर मैंने एक जनरल कंट्रोल लगाया
कंसिडरिंग ऑल द एप्लीकेशंस, द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, द एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कंट्रोल क्या होता है? जनरल कंट्रोल्स होता है। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखना सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स। व्हाट डू मीन बाय जनरल कंट्रोल्स? अगर आपसे कोई पूछे, इट इज द बेसिक कंट्रोल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू आईटी सिस्टम्स सच एज एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जनरल कंट्रोल्स क्या हो गया? ये बेसिक कंट्रोल्स हो गए जो अप्लाई किया जा सकता है टू आईटी सिस्टम्स, जैसे कि एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, सपोर्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। बहुत सिंपल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल कंट्रोल क्या होता है, क्या बताओगे? ये वो बेसिक कंट्रोल है जो पूरे आईटी सिस्टम्स को एज ए होल लगाया जाता है, सारे एप्लीकेशंस में एज ए होल लगाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगाया जाता है, डेटाबेस के ऊपर लगाया जाता है, सपोर्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द डाटा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया कि सिस्टम के अंदर जैसे सिस्टम ऑन हुआ, मैंने यूजर आईडी सेट कर दिया, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, वो क्या हो गया? जनरल कंट्रोल्स हो गया। बहुत आसान है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन कंट्रोल्स का मतलब होता है कंट्रोल्स ओवर आईपीओ। कंट्रोल्स ओवर आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? कंट्रोल्स ओवर द इनपुट, कंट्रोल्स ओवर द प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल्स ओवर द आउटपुट। देखो आईटी सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं सर। आईटी सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक इनपुट, जो आप डाटा एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप जो डाटा एंटर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल परचेज की फिगर्स आपने एंटर करी, सेल्स की फिगर आपने एंटर करी, तो आपने इनपुट डाला, वो इनपुट करेक्ट होना चाहिए। अगर वहां परचेज का फिगर ही गलत है, अगर वहां सेल्स का फिगर ही गलत है, तो आगे प्रोसेसिंग भी गलत होने वाला है। आपने जैसे परचेज का फिगर डाला, सेल्स का फिगर डाला, वो प्रोसेस होगा, अलग अलग रिपोर्ट्स बनके जनरेट होंगे, वो प्रोसेस होगा पूरा का पूरा। जो भी कैलकुलेशंस वगैरह वो परफॉर्म होंगे, दैट विल बी प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग भी एरर फ्री होनी चाहिए। और फिर जो आउटपुट निकलेगा, जो रिपोर्ट निकलेगा, वो आउटपुट भी सिर्फ उन लोगों के पास ही जाना चाहिए जिनको आप देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट रिपोर्ट बनके निकल रही है, तो एक कॉस्ट रिपोर्ट कभी भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं हो सकता, वो कॉन्फिडेंशियल है। राइट, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो मैंने क्लास रिकॉर्ड करा, वो क्या हो गया? इनपुट। या फिर लेट अस से मैंने जो बुक बनाई, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बुक का वर्ड फाइल मैं बनाता हूं, उसके बाद मैं डिजाइनर को देता हूं, फिर डिजाइनर उसे डिजाइन करता है और फिर वो आप तक पहुंचता है। दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। ठीक है। तो अब जब मैंने बुक डिजाइन करा, वो क्या हो गया? जब मैंने बुक के अंदर कंटेंट लिखकर डिजाइनर को दिया, वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। इनपुट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, इनपुट एरर फ्री होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर मैंने ही वहां पे नोट्स गलत बनाए हैं और नोट्स गलत बनाकर अगर डिजाइनर को फॉरवर्ड किया है, तो आगे डिजाइनिंग भी गलत ही होगा और जो आउटपुट निकलेगा वो भी गलत ही होगा। दूसरा होता है प्रोसेसिंग, कि मैंने तो मान लो कंप्लीट डाटा डिजाइनर को दे दिया, एक्यूरेट डाटा डिजाइनर को दे दिया, लेकिन आगे अब डिजाइनर क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है। तो वहां पे सपोज उसने गलतियां कर दी, मैंने एक क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स दिए थे, दूसरे क्वेश्चन के भी 5 पॉइंट्स थे, उसने पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया, दूसरे क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स पहले क्वेश्चन में डाल दिया, दोनों क्वेश्चंस की वहां पे हेडिंग सेम रख दी, एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया? प्रोसेसिंग के वक्त एरर हो गया। तो वो भी नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए। ध्यान रखना है कि जिस तरीके से इनपुट आया था, मेरे को उसी तरीके से प्रोसेस करना है, और फिर वो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, अब वो नोट्स हर किसी के हाथ में पहुंचनी नहीं चाहिए। वो नोट सिर्फ उन बच्चों के हाथ में पहुंचनी चाहिए जिन्होंने क्लासेस परचेज करा है या बुक्स परचेज करा है। तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये एक मैनुअल कंट्रोल का एग्जांपल था। सिमिलरली ऑटोमेटिक कंट्रोल्स का भी एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन कीज देने हैं बच्चों को, तो उसके लिए पहले मैं सिस्टम में इनपुट डालूंगा, बच्चों का डाटा डालूंगा, वो बच्चों का डाटा सही होना चाहिए, राइट। या फिर अगर मैंने ऑटोमेट करा है, तो जो भी लिंक है, जो लिंक मेरा प्रोडक्ट का होगा वो डालूंगा, वो सही होना चाहिए। अगर वो लिंक गलत हो गया तो आगे प्रोसेसिंग भी गलत होगा। तो पहला इनपुट सही होना चाहिए, इनपुट कंप्लीट होना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए आईटी टीम जो भी मांग रही है सब कुछ मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा बराबर से। इंटीग्रेशन के लिए आईटी टीम काफी सारा इंफॉर्मेशन मांगता है कि फॉर एग्जांपल आपके कितने कॉलम्स हैं, जब स्टूडेंट परचेज करता है तो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट से लेते हो, तो वो सारा अपने को आईटी टीम को देना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके? इंटीग्रेट कर सके। फिर प्रोसेसिंग एरर फ्री होनी चाहिए कि अब जब एक्टिवेशन किस जा रहा है वो सही जानी चाहिए और आउटपुट सही बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो गया, है ना। एप्लीकेशन कंट्रोल्स मैनुअल भी होता है, ऑटोमेटेड भी होता है, दोनों तरीके से काम करता है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर मैनुअल एप्लीकेशन भी जाता है, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन भी जाता है। जैसे मैंने बुक वाला एग्जांपल दिया तो एक मैनुअल कंट्रोल का एग्जांपल था, और मैंने जो एक्टिवेशन की के एग्जांपल दिया आपको वो एक ऑटोमेटेड कंट्रोल का एग्जांपल था।
क्लियर है। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होता है, जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जैसे स्पेसिफिकली टैली के लिए लगाया, स्पेसिफिकली ईआरपी के लिए कोई कंट्रोल लगाया, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल्स के ना काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, जैसे कि एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा, यूजर लिमिट चेक्स, रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी डाटा फील्ड्स। तो ये 5 एग्जांपल दिए हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स के, 5 एग्जांपल दिए हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स के आपके स्टडी मटेरियल में। दैट इज कौन कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा, यूजर लिमिट चेक्स, रीजनेबलनेस चेक्स एंड मैंडेटरी डाटा फील्ड्स। ऑल्दो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं आपको कि क्या यूसेज है इसका प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा। वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूजर का फोन नंबर लिया, तो हम बच्चों के क्या करते हैं, फोन नंबर लेते हैं कि आपको अपने रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड्स में क्या करने होंगे, अपने फोन नंबर डालने होंगे। अब फोन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। तो अगर बच्चा वहां पे 12 डिजिट डाल रहा है या अगर बच्चा वहां पे 9 डिजिट डाल रहा है, तो हमारा सिस्टम उसे लेगा ही नहीं, बिकॉज वहां पे इनपुट को वैलिडेट नहीं कर पा रहा कि जो इनपुट डाला है वो सही है कि नहीं है, राइट। अनदर एग्जांपल कैन बी, फॉर एग्जांपल फोन नंबर के अंदर अगर वो अल्फाबेट्स डाल रहा है, अपना नाम डाल रहा है, तो हमारा सिस्टम लेगा ही नहीं, बिकॉज फोन नंबर के अंदर तो नंबर आना चाहिए, अल्फाबेट तो आना ही नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, वैलिडेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, एडिट चेक भी वैलिडेशन ऑफ इनपुट ही है, लेकिन वो प्रोसेसिंग स्टेज में है, कि प्रोसेसिंग स्टेज के वक्त भी सिस्टम चेक करेगा कि चीजें बराबर है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है यूजर लिमिट चेक्स। अब यूजर लिमिट चेक्स क्या होता है, जैसे इट इज ए काइंड ऑफ रेंज चेक। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 500 एम्प्लॉइज हैं, 500 एम्प्लॉइज की अलग अलग सैलरी है। ठीक है, अब क्या 500 एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल रखना पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं है। मैंने एक यूजर लिमिट सेट कर दी। फॉर एग्जांपल जो लेबर क्लास है, जो हमारे यहाँ पे लेबर क्लास काम करता है, मान लो लेबर में 200 लोग काम करते हैं, उनकी एक मैक्सिमम सैलरी फिक्स कर दी कि मान लो एक दिन के अंदर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कभी इनको जा सकता है तो 500 रुपए प्रति दिन जा सकता है, कि नॉर्मली उनको 200 रुपीज पर डे पे किया जाता है या 300 रुपीज पर डे पे किया जाता है, लेकिन कभी उन्होंने ओवर टाइम कर लिया, कभी कुछ बोनस देना है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम 500 रुपए पर डे पेमेंट होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो अब जो पेमेंट होता है सारा ऑनलाइन ही होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वहां पे एक रेंज चेक लगा दिया सॉफ्टवेयर के अंदर कि 500 रुपीज पर डे से ज्यादा पेमेंट एक एम्प्लॉय को जा ही नहीं सकता। तो वहां पे क्या हो गया, मैनेजर लेवल पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। वरना क्या होता, किसी एम्प्लॉय को एक ही दिन में 20,000 रुपए का पेमेंट हो जाता, 10,000 वो कैश में ले लेता, पता भी नहीं चलता, सेटिंग हो जाती है एम्प्लॉय के साथ। लेकिन यहां पे क्या कर लिया, यूजर लिमिट चेक लगा दिया कि 500 रुपीज पर डे मैक्सिमम दिस कैन बी द सैलरी। Another example, for example, let us say जो भी स्टूडेंट क्लास परचेज करता है तो उनको लिंक जाता है, एक्टिवेशन की जाता है। तो अब सपोज यहां पे जिस एम्प्लॉय को मैंने ऑथराइजेशन दी हुई है, उसके पास अगर कोई लिमिट ना हो, वो जितने चाहे उतने एक्टिवेशन कीज जनरेट कर सकता है, तो क्या होगा, उसके जान पहचान के जो रिश्तेदार होंगे, जो सीए कर रहे होंगे, वो उनको भी एक्टिवेशन कीज दे देंगे एट 50% ऑफ प्राइस, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वहां पे एक यूजर लिमिट लगा दी मैंने कि आपको 100 एक्टिवेशन कीज का ही एक्सेस मिलेगा, जब 100 एक्टिवेशन कीज खत्म हो जाएंगे, आप मुझे 100 यूजर्स का डाटा दिखाओगे, फिर आपको अगले 100 एक्टिवेशन कीज का एक्सेस मिलेगा। तो वो क्या हो गया, यूजर लिमिट चेक हो गया। उसके बाद होता है रीजनेबलनेस चेक। रीजनेबलनेस चेक का मतलब क्या हो गया, रीजनेबलनेस चेक का मतलब यहां पे दो फील्ड्स कंपेयर किया जाता है। व्हाट डू यू मीन कि दो फील्ड्स कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अमेजॉन के अंदर, अमेजॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमेजॉन के अंदर जब स्टार्टिंग में आपकी डिटेल्स मांगता है, तो मान लो लेट अस से आपने अपना नाम डाला, अपना फोन नंबर डाला, अपना एक एड्रेस डाला, लेकिन जब आप डिस्पैच एड्रेस डाल रहे हो तो आपका जो डिस्पैच एड्रेस है वो अलग है फ्रॉम द फर्स्ट एड्रेस। तो अमेजॉन आपसे कंफर्म करेगा कि देखो आपका शिपिंग एड्रेस है या आपका डिस्पैच एड्रेस है, दोनों अलग अलग है, आपसे वो कंफर्म कर रहा है। सिस्टम को डाउट हो रहा है, अरे यार इसने स्टार्टिंग में तो अलग एड्रेस डाला था, अभी अलग एड्रेस डाला डिस्पैच के वक्त, तो हो सकता है कि बिलिंग एड्रेस अलग हो सकता है कि डिस्पैच एड्रेस अलग हो, यूजर से कंफर्म करता है। वो क्या होता है, रीजनेबलनेस चेक, वो अपना लॉजिक लगाता है। आपने एक ही फॉर्म के अंदर एक जगह अपना नाम सानिध्य सराफ लिख रहे हो और दूसरी जगह लेटर से अपना नाम सानिध्य अग्रवाल लिख रहे हो, तो वो लेगा नहीं, क्यों, आपने पहली जगह सानिध्य सराफ लगा लिया हुआ था। तो आपने अगर लगाया सानिध्य सराफ था तो दूसरी जगह भी वो सानिध्य सराफ ही मांगेगा। वो क्या हो गया, रीजनेबलनेस चेक, दो फील्ड्स को कंपेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने आईसीआई के अंदर पहले जब इंफॉर्मेशन भरा तो कुछ और भरा, बाद में कुछ और भर रहे हो, तो अगर उनका रीजनेबलनेस चेक होगा तो वो लोग इंश्योर कर लेंगे कि वो दो फील्ड सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक डायरेक्टर है तो वो अपना डीन नंबर अगर 10 संस्था में दे रहा है, 10 बार दे रहा है आरओसी को, तो वो एक रीजनेबलनेस चेक होना चाहिए वहां पे कि वो डीन नंबर हर बार सेम दे रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हर बार अलग अलग नंबर दे रहा है। तो वो क्या होता है, रीजनेबलनेस चेक होता है। एंड उसके बाद होता है मैंडेटरी डाटा फील्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफी बार क्या होता है
कि वो आपसे कुछ मैंडेटरी डाटा फील्ड्स मांगता है कि ये इन्फॉर्मेशन भरना मैंडेटरी है, जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरोगे, अपना पैन नंबर नहीं भरोगे, अपना या फलाना इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, प्रोसीड नहीं करने देंगे। तो वो मैंडेटरी डाटा फील्ड होता है कि दिस इज समथिंग यू हैव टू फुलफिल। आप काफी जगहों से क्लासेस परचेज करते हो तो वो आपसे मांगते हैं, उनका जो सिस्टम होता है, उनका जो सॉफ्टवेयर होता है, आप जब वेबसाइट से परचेजिंग करते हो वो आपसे ERO NRO नंबर मांगते हैं, और जब तक आप नहीं डालोगे वो आपको परचेज करने नहीं देगा। तो वो क्या हो गया, मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया। काफी बार ऐसा होता है कि जब तक आप मेल आईडी नहीं भरोगे, जब तक वो मेल आईडी ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, वो आगे जाने नहीं देगा। वो बोलेगा दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड, यू हैव टू फिल इट। तो वो क्या हो गया, मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया। तो ये सारा अलग अलग प्रकार का एप्लीकेशन कंट्रोल्स होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनबिल्ट किया जाता है। वैसे तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के भी काफी सारे कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, बाउंड्री कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, बट एज सच वो हमारे ऑडिट पर्पस के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका IT का पेपर होता, EIS का पेपर होता, SM का पेपर होता, इसका का होता, तो वहां रेलिवेंस रखता है वो इनपुट कंट्रोल क्या होता है, आउटपुट कंट्रोल क्या होता है, बाउंड्री कंट्रोल क्या होता है, बट हमारे लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है। अपने को तो ओवरऑल पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल इज द कंट्रोल ओवर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कि जो इनपुट है वो कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, प्रोसेसिंग एरर फ्री होनी चाहिए, आउटपुट्स करेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है कि करेक्ट यूजर तक पहुंचे। आपको अपने स्टडी मैट में ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बिना आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एप्लीकेशन कंट्रोल को, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ऑटोमेट एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी होते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स भी होते हैं। इट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और इसके एग्जांपल्स आप लेके जरूर आओगे एग्जाम में कि एडिट चेक्स हो गया, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा हो गया, यूजर लिमिट चेक हो गया, रीजनेबलनेस चेक हो गया, मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया। वो आपसे केस स्टडी बना के भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म भर रहे हो आप और उसके अंदर कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन मैंडेटरी मांग रखा है, तो बताओ ये कौन सा कंट्रोल है। आप पहले अपना नाम कुछ और डाल रहे थे, बाद में नाम कुछ और डाल रहे हो, सिस्टम ले नहीं रहा, बताओ ये कौन सा कंट्रोल है। तो वो आपसे इस तरीके से भी सवाल कर सकता है कि एप्लीकेशन कंट्रोल है या जनरल कंट्रोल है। आपसे वो पूछ सकता है कि जब आप सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो, आईडी पासवर्ड मांग रहे हो आपसे, बताओ ये कौन सा कंट्रोल है, तो आपको पता होना चाहिए जनरल कंट्रोल है। और उसके बाद फिर जो तीसरा तरीके का कंट्रोल होता है दैट इज IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स का मतलब क्या हो गया, दिस आर द मैनुअल कंट्रोल्स विच इज डिपेंडेंट अपॉन IT। फॉर एग्जाम्पल सपोज अपने को लेट अस से डेटा रेजिंग रिपोर्ट निकालना है, तो अगर वो डेटा रेजिंग रिपोर्ट मेरे को निकालना है, मैं निकालूंगा किससे, सिस्टम से तो निकालूंगा। तो वो जो रिपोर्ट है वो तो सिस्टम जनरेटेड है, बट उसमें जो कंट्रोल्स होगा वो मैनुअली अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा डेटा रेजिंग रिपोर्ट के अंदर कि अप्रूवल है कि नहीं, सिग्नेचर्स प्रॉपर है कि नहीं, वो मैनुअली चेक करूंगा, बट वो क्या है, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है जो IT के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जहां पे क्या होता है, मैनुअल कंट्रोल्स हैं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन IT का एप्लीकेशन यूज हो रहा है, IT का क्या यूज हो रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन यूज हो रहा है, तो वो क्या है, IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स हैं। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बुक के अंदर आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक का फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग दिख सकता है, ठीक है, कंटेंट सेम रहेगा। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जनरल IT कंट्रोल्स, that is it maintains the integrity of information, security of data, include controls over the following, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेस सिक्योरिटी, जब एक्सेस ले रहा है कोई तो वहां जनरल IT कंट्रोल्स होता है, हमने एग्जांपल लिया। कोई प्रोग्राम चेंज करना है तो वहां पे जनरल IT कंट्रोल्स हो सकते हैं। जब कोई एप्लीकेशन सिस्टम एक्वायर करना है, डाटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस, यहां जनरल IT कंट्रोल्स हो सकता है। दिस कंट्रोल्स आर जनरली इंप्लीमेंटेड टू मेंटेन द IT रिलेटेड रिस्क, and these are applied commonly across multiple IT systems, applications and business process। फिर क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, तो ये क्या होता है, अगेन दिस टू एंश्योर दैट द सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फिगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। IPO पे लगता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है, मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकता है, ऑपरेट करता है एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल। इसका एग्जांपल दिया है जैसे कि ERP सिस्टम जो इंप्लीमेंट किया जाता है, वो कंट्रोल जो आप ERP के ऊपर लगाते हो, टैली के ऊपर लगाते हो, टू एंश्योर द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इन द सिस्टम। एंड अगेन इसके एग्जांपल्स दिए हैं दैट इंक्लूड्स एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूजर लिमिट चेक, रीजनेबलनेस चेक्स, मैंडेटरी डाटा फील्ड्स। IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स मतलब मैनुअल कंट्रोल्स हैं जो IT को यूज कर रहे हैं, है ना। तो कंट्रोल यहाँ पे मैनुअली परफॉर्म किया जा रहा है, बट वो जो रिपोर्ट है वो IT के थ्रू जनरेट हो रहा है। और फिर यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है कि जनरल IT कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में क्या डिफरेंस है, तो आप आराम से रेफर कर सकते हो जब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज जनरल IT कंट्रोल एंड व्हाट इज एप्लीकेशन कंट्रोल। तो आई बिलीव क्लियर है, बहुत सिंपल है। 3 तरीके के कंट्रोल्स हो सकते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर केस स्टडी भी आ सकता है, MCQ के ऊपर भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं।
राइट, सो यू कैन प्लीज नोट इट डाउन। जो भी सिंप्लिसिटी के साथ हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज टेस्टिंग मेथड ऑफ ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, कि हमारा टेस्टिंग मेथड क्या होगा ऑडिट के अंदर इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो अगेन ऑडिट के अंदर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो टेस्टिंग का मेथड होगा क्या वो अलग होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। जो टेस्टिंग मेथड मैनुअली करते थे नॉर्मली वही यूज होने वाला है बट विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। अब याद करो मैनुअली जब आप ऑडिट कर रहे थे तो कौन कौन से ऑडिट टेक्निक्स आप यूज करते थे? ऐसे 500 के अंदर एक फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, ICAIOR, इंस्पेक्शन, कंप्यूटेशन, रिकैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रीपरफॉर्मेंस। याद आया? तो कितने सारे वो 6-7 ऑडिट टेक्निक्स थे। लेकिन यहां पे ना उन्हीं 7 में से आप 4 फिल्टर कर लोगे कि दिस आर द 4 टेस्टिंग मेथड्स ऑफ एन ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। और वो 4 को याद रखने का सिंपल तरीका है, दैट इज ROI। टेस्टिंग मेथड के लिए क्या याद रखोगे? ROI। दैट इज R से क्या हो गया? रीपरफॉर्मेंस हो गया, O से क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया, I से क्या हो गया? इंस्पेक्शन हो गया, और I से क्या हो गया? साथ में इंक्वायरी भी हो गया। जो 4 टाइप्स के ऑडिट टेस्ट मेथड है, कौन से 4 टाइप्स के हैं? ROI। और मजे की बात क्या है, वो जो ICAIOR था वहां पे हमने 6-7 पॉइंट देखे थे, उसी में से 4 पॉइंट यहां पे है। ठीक है ना? तो टेस्टिंग मेथड ऑफ ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ROI। तो पहले क्या हो गया? R से रीपरफॉर्मेंस, O से क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन, I से क्या हो गया? इंस्पेक्शन, और I से क्या हो गया? इंक्वायरी। तो अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम के अंदर कि बताओ भैया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर व्हाट आर द टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ऑडिट, क्या क्या टेस्टिंग मेथड्स हैं? तो ROI। R से रीपरफॉर्मेंस, O से ऑब्जर्वेशन, I से इंस्पेक्शन, एंड अगेन O से एंड अगेन क्या हो गया? I से इंक्वायरी। अब यहां पे लेकिन एग्जाम के अंदर आप जब लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा लिखना होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल लिखना होगा साथ में, है ना? तो यहां पे देखना थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको लैंग्वेज किस तरीके की लिखनी है, थोड़ा सा यहां पे आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। व्हाइल टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सम ऑफ द मोर कॉमन मेथड्स आर एज फॉलोज। पहला क्या है? आपको करना क्या था? इंक्वायरी करना था, ऑब्जर्वेशन करना था, इंस्पेक्शन करना था। अब इसी को क्या लिखा है? obtain an understanding of how an automated transaction is processed। आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कि एक ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस हो रहा है by doing a walk through of end to end transaction using a combination of inquiry, observation, inspection। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरा ऑडिट होता है कि भाई सानिध्य सर किस तरीके से ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, क्लासेस बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि वो जो ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन सेट किया है उसका वॉक थ्रू क्या है, स्टार्टिंग से एंड तक हमने किस तरीके से ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन का फ्लो सेट किया है ना? तो वो वॉक थ्रू करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा। अच्छा, सबसे पहले जो अपना मेंटर का वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, फिर किस तरीके से वहां प्रोडक्ट्स का जो डिटेल्स है वो फैच करा होगा, किस तरीके से वो आईटी टीम के पास गई होगी, फिर आईटी टीम ने उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट करा, किस तरीके से ऑटोमेशन सेट करा, तो उसके कंप्लीट वॉक थ्रू का अंडरस्टैंडिंग वो लेगा बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। इंक्वायरी फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टेक्निकल टीम के हेड हैं, ठीक है, तो हमारे जो टेक्निकल टीम के हेड है अविनाश जी, तो हमारे ऑडिटर्स क्या करेंगे? उनसे इंक्वायरी करेंगे कि आप बताइए कि आपने यहाँ पे ऑटोमेशन कैसे सेट करा। तो दे विल इंक्वायर, दे विल इंस्पेक्ट कि आप बताओ आपने कुछ तो फ्लो बनाया होगा, कुछ तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, हमें दिखा दो। दे विल ऑब्जर्व कि अच्छा कैसे किया था, करके दिखाना।
they will themselves reperform, they will themselves try to purchase the classes and see how that is working. So that is how the things will go on. उसके बाद ऑब्जर्व हाउ ए यूजर प्रोसेस द ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज के अंदर चीजें कैसे प्रोसेस हो रही हैं. अगर ऑडिट का प्रोडक्ट परचेज करा तब कैसे ऑटोमेशन हो रहा है, लॉ का परचेज करा तब कैसे हो रहा है, कॉम्बो परचेज करा तब वो काम कर रहा है कि नहीं. तो अलग अलग सिनेरियोज में किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है. एंड इंस्पेक्ट द कॉन्फिगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, कि जो कॉन्फिगरेशन सेट करा है एप्लीकेशन में वो सही है कि नहीं, कहीं उसकी वजह से कहीं मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क में तो नहीं आ गया. राइट. So that are the things the auditor is going to do. तो when testing in an automated environment, आपको पता है टेस्टिंग के 4 मेथड्स हैं, ROI है, वो याद हो गया आपको. दैट इज रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन. अब थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से लिखना, वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा. कि क्या करूंगा मैं, अंडरस्टैंडिंग लूंगा ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड. कैसे? बाय डूइंग ए वॉक थ्रू. टेक्निकल वर्ड यूज करना है. बाय यूजिंग ए वॉक थ्रू, बाय डूइंग ए वॉक थ्रू ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजैक्शन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन. फिर ऑब्जर्व करना है हाउ ए यूजर प्रोसेस ट्रांजैक्शंस अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, और फिर इंस्पेक्ट करना है व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन दैट इज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. उसके बाद अगेन कहा गया कि रीपरफॉर्मेंस, आउट ऑफ ऑल दिस टेक्निक्स रीपरफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. रीपरफॉर्मेंस मतलब वहां पे क्या होगा, ऑडिटर दोबारा से सब कुछ करके देखेगा सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, रीपरफॉर्म करके देखेगा. However, testing by re-performance could be very time consuming. Re-performance सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि आईटी टीम से वॉक थ्रू समझा, सब कुछ खुद से करके देखा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जनरली हर कोई नहीं करता. अगर कम टाइम में इफेक्टिवली चीजें करनी है तो क्या करेंगे हम, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. टेक्निकल टीम के बंदे से इंक्वायर करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे. री-परफॉर्मेंस सबसे इफेक्टिव है बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो जनरली कोई प्रेफर नहीं करेगा. तो generally applying inquiry in combination with the inspection gives the most effective and efficient audit evidence. लेकिन ऑडिटर को इंस्पेक्शन करना है, इंक्वायरी करनी है, री-परफॉर्मेंस करना है, या सबका कॉम्बिनेशन यूज करना है, वो किस बात पे निर्भर करता है. अगेन वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट की बात है. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. स्टार्टिंग से यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना. जब ऐसे 200 पढ़ा था हमने, तभी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200 के अंदर हमने देखा था वन ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट व्हाइल डूइंग द ऑडिट इज प्रोफेशनल जजमेंट, कि ऑडिटर को हर जगह अपना जजमेंट अप्लाई करना है. मैटेरियलिटी डिसाइड करा तब भी जजमेंट अप्लाई करा, सैंपल सेलेक्ट करा तब भी जजमेंट डिसाइड करा, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कितना एक्सटेंड तक काम करना है, तब भी जजमेंट अप्लाई करा. सिमिलरली यहाँ पे जब ऑडिटर टेस्टिंग मेथड डिसाइड कर रहा है कि कौन सा टेस्टिंग मेथड लगाना है, किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो ऐसा इसका कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है. अगेन दैट इज अ कंप्लीट मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. बहुत सिंपल है, आराम से आप लिख के आ जाओगे एग्जाम के अंदर. व्हाट आर द टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. 4 मेथड्स हैं, वो वॉक थ्रू वाला एग्जांपल है, एंड उसके बाद कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, प्रोफेशनल जजमेंट की बात है. अगला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है. अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यहां पे मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये वही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है जिसके बारे में हमने रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स चैप्टर में डिस्कशन किया है. तो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर पे हमने बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करा कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है, हमारी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है. तो मैं दोबारा से बात नहीं कर रहा, यू कैन रेफर इन दैट चैप्टर. राइट. और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अलग अलग रेफरेंसेस क्या क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था डेफिनेशन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है. तो मैंने आपको एक बताया था कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वो प्रोसेस जो कंपनी डिजाइन करती है टू एंश्योर पारो. एक फॉर्मूला यूज किया था पारो, और उससे सारे पॉइंट्स याद किए थे. और फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का अलग अलग जगह रेफरेंस आता है, जैसे कि सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई. तो वहां पे कहा गया कि लिस्टेड कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम. उसके बाद 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, जहां पे कहा गया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपने रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है. तो 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई के हिसाब से कहा गया है कि लिस्टेड कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड डिजाइनिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में कहा गया है दैट इट्स द स्टैट ऑडिटर्स अगेन हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है. सिमिलरली रूल्स में भी इसका रेफरेंस अपने को देखने को मिलता है. 149 सबसेक्शन 8 और शेड्यूल 4 जब पढ़ते हैं तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में भी इसका रेफरेंस देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करते हैं. सेक्शन 177 में भी जब फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी पढ़ते हैं तो वहां भी इसका रेफरेंस देखने को मिलता है कि ऑडिट कमेटी भी क्या करती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करती है. तो वो सारा कुछ यहां भी दे दिया है.
उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है, रेदर मैं कहूंगा लास्ट कॉन्सेप्ट ही है लगभग, डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। कि डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट क्या होता है? देखना बहुत सिंपल है। जब हम आईटी सिस्टम्स की बात करते हैं, जब हम आईटी नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो आईटी सिस्टम को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? करेक्ट डाटा, रिलायबल डाटा। कोई भी आईटी सिस्टम तब तक करेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक उसको डाटा सही ना मिल जाए, जब तक इनपुट सही ना हो। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट होगा, देखो अल्टीमेटली अपन जितने भी फिल्टरेशंस लगाते हैं, जितने भी एनालिसिस करते हैं, सब कुछ डाटा के ऊपर तो करते हैं। मैनेजमेंट अपने को डाटा मिल गया, तो ऑडिट करते वक्त अपन उसमें फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके देखना है। अपने को टोटल सेल्स का फिगर मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, अपने को टोटल सेल्स का एक्सेल मिला है, मान लो कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारी इतनी सेल्स हुई है और मैनेजमेंट ने आपको एक्सेल दे दिया, तो आप क्या करोगे, एक्सेल में सीधा ऑटोसम का फॉर्मूला लगाओगे और सीधा कैलकुलेट कर लोगे टोटल सेल्स का फिगर कितना है, और उस टोटल सेल्स के फिगर को आप सीधा पी&एल से कंपेयर कर लोगे कि पी&एल के साथ वो चीज मैच कर रही है कि नहीं। अगर वो सेल्स फिगर पी&एल के साथ मैच कर रही है तो कहीं ना कहीं अपने को तसल्ली हो गई कि एक्सेल सही है। लेकिन अगर वहां पे वो पी&एल के फिगर के साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाटा में गड़बड़ है बॉस, दया कुछ, वो क्या कहते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर वो जो एक्सेल का फिगर है टोटल वो मैच नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सिंपल है। तो डाटा रिलायबल होना चाहिए। अगर वहां पे डाटा ही रिलायबल नहीं है, मैं जितने भी फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगाऊंगा, मैं पाइवट टेबल्स यूज करता हूं एक्सेल के अंदर, मैं ऑटोसम टेक्निक्स यूज करता हूं, और भी कितनी तरीके से अपन डाटा को फिल्टर करते हैं, तो वो सब कुछ तो तभी काम करेगा ना अगर डाटा सही हो। अगर डाटा ही सही नहीं है तो मैं उसमें जितना भी फिल्टरेशन टेक्निक लगाना चाहता हूं सब कुछ बेकार है। डाटा करेक्ट मिल गया तो मैं उसमें फलाने तरीके के 10 तरीके के फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे मेरे क्लासेस का लिस्ट मिल गया कि कितने बच्चों ने क्लासेस परचेज करी है। अब मुझे वहां पे दिखाई दिया कि लाख रुपए के 2-3 फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 लाख रुपीज के 2-3 फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सीधा वहां पे फिल्ट्रेशन किया कि देख वहां पे कि कितने 1 लाख रुपीज के डाटा हैं, और मुझे 5 डाटा मिल गया जो 1 लाख रुपए के हैं। अब मजे की बात है, अरे भैया 1 लाख रुपए का पेमेंट कहां से आ गया यार स्टूडेंट से? पता चला कि अरे भाई वो 1 लाख नहीं है, वो 10,000 था, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया वहां पे। लेकिन जैसे मैंने डाटा फिल्ट्रेशन किया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा वो 1 लाख नहीं है, 10,000 है। अब जीएसटी 5 लाख के ऊपर पे हो जाता, रेवेन्यू 5 लाख दिख जाता। एक छोटे से एरर की वजह से, वो एरर भी हो सकता था, फ्रॉड भी हो सकता था, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाता। तो वो कैसे हुआ? डाटा एनालिटिक्स से हुआ ना, कि डाटा मुझे सही मिल गया, मैंने उस डाटा पे फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगा दी, राइट। लेकिन अल्टीमेटली मुझे सही डाटा मिलना चाहिए, मीनिंगफुल डाटा मिलना चाहिए, रिलायबल डाटा मिलना चाहिए। मैं जितना भी आईटी सिस्टम यूज कर लूं, मैं जितना भी डाटा फिल्ट्रेशन कर लूं, जितना भी डाटा माइनिंग कर लूं, जितना भी डाटा एनालिसिस कर लूं, वो तो सारा का सारा फेल है ना अगर डाटा ही गलत है तो। सो इसलिए कहा जाता है कि आज के डिजिटल जमाने में जब कंपनीज आईटी सिस्टम्स पे रिलाई करती है और कंपनी नेटवर्क्स पे रिलाई करती है टू ऑपरेट बिजनेस, तो डाटा का करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेमस बिजनेसमैन ने अभी रिसेंटली कोट किया था, डाटा इज द न्यू ऑयल। क्या कोट किया था? डाटा इज द न्यू ऑयल। एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा, स्टडी मैट में लिखा हुआ है। The combination of process tools and techniques that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information is called data analytics। कि जो डाटा अपने को मिलेगा उस डाटा के अंदर अपने को प्रोसेसेस डालने हैं, टूल्स डालने हैं, टेक्निक्स डालने हैं, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, का निचोड़ के इंफॉर्मेशन निकालना है, उसको क्या कहते हैं? डाटा एनालिटिक्स कहते हैं। डाटा को एक्सप्लोर करो। डाटा आया स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स ने परचेज करा, अरे यार दिल्ली से सेल्स बहुत ज्यादा है, मुंबई से सेल्स बहुत ज्यादा है, राजस्थान से सेल्स बहुत ज्यादा है, यूपी से सेल्स बहुत ज्यादा है, मैंने देखा अरे यार इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर सेल्स बहुत कम है। ओके, लेट मी टाई अप विद ए वेंडर ऑफ दैट लोकल सिटी, लेट मी आस्क हिम टू प्रमोट हिम। तो इफ आई एम यूजिंग द डाटा केयरफुली तो आई कैन डू मैनी थिंग्स, राइट। What is true that companies can benefit immensely from the use of data analytics in terms of increased profitability, better customer service। आपके पास मैसेजेस आते होंगे क्लासेस के कि हमसे क्लास परचेज कर लीजिए, 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, और काफी बच्चे परचेज भी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं से उनको आपका डाटा मिल गया है, कहीं से आपका इंफॉर्मेशन मिल गया है कि आईसीआई के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम ये है, फोन नंबर ये है, तो फलाना फलाना कहीं से उनको वो इंफॉर्मेशन मिल गई है, right? And that is why they are using those data to increase their profitability।
कस्टमर सर्विस को अच्छे देने के लिए भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट्स का डाटा कंपाइल्ड है कि मेरे से कितने बच्चों ने रेगुलर क्लासेस लिया है, मेरे से कितने बच्चों ने फास्ट ट्रैक क्लासेस लिया है। मैं अपने रेगुलर क्लास के बच्चों को मान लो कि एक रिवीजन क्लास गिफ्ट में देना चाहता हूं, तो अगर मेरे पास डाटा फिल्टर्ड है तो मैं अपना आईटी टीम में बोलूंगा कि एक काम करो, ये जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सबको गूगल ड्राइव लिंक मेल कर दो, मेल द गूगल ड्राइव लिंक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन माय रेगुलर क्लासेस, जिससे क्या हो जाए कि उनको मेरा एक रिवीजन वीडियो एक्स्ट्रा मिल जाए जो यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं है। तो उससे क्या हो गया, मैं अच्छे कस्टमर सर्विस देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। Even auditors can make use of similar tools and techniques in the audit process to obtain good results। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी डाटा से तो खेलते हैं, जो मैनेजमेंट से डाटा मिला उसी में अपने फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगाते रहते हैं, उसी के हेल्प से मेट्रोलिटी टेक्निक्स डिसाइड कर लेते हैं, उसी के हेल्प से अपना सैंपल का साइज डिसाइड कर लेते हैं, वहीं से फ्रॉड डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। जितना डाटा मिला वहां फिल्ट्रेशन लगाते हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ कितना डाटा एंटर हुआ है, जितना डाटा मिला। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी शुगर के परचेजिंग में डील करती है, तो हम डाटा एनालिटिक्स लगाते हैं, हम फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं कि वो सारे ट्रांजैक्शंस निकल के आ जाए जो शुगर के अलावा बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों का परचेज है। हमें पता है कि कंपनी का जो नॉर्मल परचेज है वो दिन का मान लो कि लैडर से एक महीने का 1 लाख रुपए है, तो हम वहां पे फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि 10-20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का एक साथ परचेजिंग दिखा रही है कंपनी। तो हम क्या करते हैं, सारा फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं और उसी की हेल्प से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं देखने का कि डाटा कंप्लीट है कि नहीं। मतलब एक्सेल का फिगर अगर पी&एल से मैच कर रहा है, ओके डाटा इज कंप्लीट, मैच नहीं कर रहा, पी&एल इज नॉट कंप्लीट, दैट इज नॉट कंप्लीट। फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं, डाटा कितना है, मान लो 50,000 कस्टमर्स का डाटा है, 50,000 ऑडियंस का डाटा है, 50,000 पॉपुलेशन का अगर डाटा है तो उसमें कितना यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है, कितना अलग पॉपुलेशन है, उसी के हिसाब से सैम्पलिंग डिसाइड कर लिया, उसी के हिसाब से मेट्रोलिटी डिसाइड कर लिया, उसी डाटा के अंदर फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके फ्रॉड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम भी जो भी डाटा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, एक्सेल सबसे नंबर 1 टूल यूज होता है ऑडिटर्स के लिए। अगर किसी ऑडिटर को एक्सेल का अच्छा यूसेज आता है तो ज्यादातर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑडिट टूल है वो क्या है, एक्सेल है। कि एक्सेल में एडवांस्ड फॉर्मुलाज होते हैं और एडवांस्ड फॉर्मुलाज के अंदर एडवांस डाटा फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके आप सैंपल साइज डिसाइड कर सकते हो, आप फ्रॉड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी ढूंढ सकते हो। और साथ ही साथ और भी काफी एडवांस्ड ऑडिट टूल्स होते हैं जैसे आइडिया, एसीएल, ये भी अलग अलग प्रकार के ऑडिट टूल्स होते हैं जिसको यूज करके ऑडिटर क्या करता है, डाटा को एनालाइज करता है, देखता है डाटा कंप्लीट है कि नहीं, डाटा करेक्ट है कि नहीं, देखता है कि सैंपल का साइज कितना डिसाइड करना है, मेट्रोलिटी का लेवल कितना डिसाइड करना है, कैलकुलेशंस करेक्ट है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है। तो ऑल दोज ऑडिटर डज बाय यूजिंग दिस फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। बट काम क्या आता है, डाटा एनालिटिक्स, कि जो डाटा मिला है उसी के अंदर क्या कर रहा हूं, ज्यादा एनालिसिस कर रहा हूं यूजिंग दिस टेक्निक्स लाइक एक्सेल, आइडिया, एसीएल। तो डाटा एनालिटिक्स को यूज करके डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप कौन सा स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज करोगे, आइडिया है, एसीएल है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट्स है। ऑडिटर क्या कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है जो यहां पे दिया हुआ है, जैसे चेक कंप्लीटनेस ऑफ डाटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स की पॉपुलेशन कंप्लीट है कि नहीं, डाटा कंप्लीट है कि नहीं, डाटा रिलायबल है कि नहीं, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, सैंपल साइज क्या रखना है, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकन्फर्म कर लिया बैलेंसेस सही है कि नहीं, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो हम उस पर क्या करते हैं, दोबारा से कैलकुलेशन देखते रहते हैं, अच्छा देखो डेप्रिसिएशन का फिगर सही है कि नहीं, अच्छा देखो बैंक का इंटरेस्ट जो उन्होंने दिखा रखा है पी&एल में वो सही है कि नहीं। एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज एज रिक्वायर्ड बाय ऐसा 240 जर्नल एंट्रीज को एनालाइज करना, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, वो 10 लाख और 1 लाख का जो एग्जाम्पल था वो एरर है कि फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है तो किसने किया है। एंड इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कि अब वो अगर 10,000 का 1 लाख हुआ है, वो स्टूडेंट का जो 10,000 का फिगर था अगर वो 1 लाख रिपोर्ट किया गया तो या तो वो फ्रॉड है, या तो अगर एरर भी है तो दैट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो उसका क्या इंपैक्ट है मेरे फाइनेंशियल्स में, पता चला 50 लाख का एक्स्ट्रा सेल्स दिखा दिया जिसकी वजह से 50 लाख एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ गया। हो सकता है उस चीज को यूज करके वो 50 लाख का सेल्स डिफ्लेट कर रहे हो, जीएसटी बचाने की कोशिश कर रहे हो, इनकम टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो एज ऑडिटर अपने को चेक करना है, इवैल्यूएट करना है इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। तो बहुत सिंपल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट तो आप क्या लिख के आओगे, पहले इंट्रोडक्शन दे दोगे थोड़ा सा टाइम पास वाला। आज के डिजिटल जमाने में जहां कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आईटी सिस्टम पे यूज करती है, नेटवर्क को यूज करती है, बिजनेस ऑपरेट करती है, तो डाटा मीनिंगफुल होना चाहिए, डाटा रिलायबल होना चाहिए, डाटा कंप्लीट होना चाहिए। एक फेमस बिजनेसमैन ने अभी रिसेंटली कहा था डाटा इज द न्यू ऑयल। और फिर बोलोगे डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स। Combination of process, combination of tools, combination of techniques, combination of process, combination of tools, combination of techniques that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information is called data analytics.
और फिर बताया कि इससे बेनिफिट क्या क्या हो रहा है, कि हाँ भाई कंपनीज कैसे बेनिफिट कर रही है, जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, एफिशिएंट ऑपरेशंस, और फिर बताया कि ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन आंसर है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं। ऑडिटर्स एक्सेल यूज कर रहे हैं, स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं, आइडिया एसीएल यूज कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहते हैं कि ऑडिटर कैट यूज कर रहे हैं। कैट मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टिंग ऑडिटिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो इन शॉर्ट जो हम कहते हैं कि ऑडिटर स्प्रेडशीट यूज कर रहा है, स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स लाइक आइडिया और एसीएल यूज कर रहा है, तो वहां पे कहा जाता है कि ऑडिटर कैट टेक्निक को यूज कर रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स को यूज कर रहा है। और इससे अपने को ऑडिट में क्या फायदा होगा, अपन ऑडिट में क्या क्या करेंगे, अपन देखेंगे डाटा कंप्लीट है कि नहीं, अपन सैंपल डिटरमाइन कर लेंगे, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशंस, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स। आप कोई भी एग्जांपल लेके याद कर सकते हो कि एक्सेल मिला, मैंने देखा पी&एल से मैच करके कंप्लीट है कि नहीं, मैंने सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने रिकंफर्म करके देख लिया, कैलकुलेट करके देख लिया, फिर मैंने देखा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, अगर वो फ्रॉड नहीं है, कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, तो उसका क्या इंपैक्ट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। और फाइनली एक छोटा सा टॉपिक है कि जब अपन रिपोर्ट करते हैं ऑडिट फाइंडिंग्स को, तो अपने को क्या क्या चीजें असेस करनी होती है। जब अपन रिपोर्ट करते हैं अपने ऑडिट फाइंडिंग्स को, तो अपने को क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है। अपने को अल्टीमेटली किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो नॉर्मली अपन जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो क्या देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है तो उसका क्या इंपैक्ट है पूरे ओवरऑल ऑडिट के अंदर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर जो कंट्रोल में डेफिशिएंसी है उसके बारे में दोस्त एज गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देते हैं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं। यही तो करते हैं ना भैया, यही तो करते आए हैं ना आज तक। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज 315, check whether internal control system is deficient, and if the internal control system is deficient, communicate to those charged with governance as per SA 265। यहां भी यही करना है, बस आईटी कंट्रोल्स को देखना है। आर देयर एनी वीकनेसेस इन आईटी कंट्रोल्स, क्या आईटी कंट्रोल्स में कोई वीकनेसेस है, अगर है तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस वीकनेसेस ऑन ओवरऑल ऑडिट। रिपोर्ट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट, दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स मेमो और मैनेजमेंट लेटर्स, एंड कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, एसेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। तो देखो आपको कुछ टॉपिक्स और मिल सकते हैं अगर आप स्टडी मैट को एक्सप्लोर करोगे, बट एग्जाम के लिए अगर आप इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज एनीवेज 4 नंबर का चैप्टर है, तो एग्जाम के लिए अगर आप इतना कर लेते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। उसके बाद यूज ऑफ आईटी इन ऑडिट, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, 5 पॉइंट। कब कौन से सिचुएशंस होंगे जहां पे आईटी हमारे लिए रेलेवेंट होगा ऑडिट के अंदर, हम किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, आईटी रिस्क क्या क्या है, आईटी रिस्क का इंपैक्ट मेरे ऑडिट में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, जनरल आईटी, एप्लीकेशन एंड आईटी डिपेंडेंट, टेस्टिंग मेथड्स क्या है, तो 4 टेस्टिंग मेथड्स देखा, एग्जांपल देखा, फिर 3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया, फिर आईएफसी का रेफरेंस आ गया, फिर डाटा एनालिटिक्स का रेफरेंस आ गया, और फिर हमारा एसेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। तो कुल मिलाकर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है इन दिस चैप्टर, दैट इज ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट।